हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक वो सीरीज़ जो इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आप सबको, वो कि 1 घंटे में पूरी अवध सीरीज़ कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में यही कवर करने वाले हैं हम। ये है, पहले ये जान लें, एमए फर्स्ट सेमेस्टर। एमए फर्स्ट सेमेस्टर ये है, भूगोल का दूसरा पेपर है। इस पेपर का नाम जो है आप जान लें, यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांस जियोमॉर्फोलॉजी, यानी भू आकृति विज्ञान। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए पहले इसमें इंग्लिश में जो सिलेबस है ये है। इसके बाद फिर हम देखते हैं ये सिलेबस। ठीक है, कितने क्वेश्चन है, अति लघुत्तरी में क्या आएगा, लघुत्तरी में क्या आएगा, सारा चीज़ें, और दीर्घोत्तरी में क्या आएगा, ये सारे प्रश्न हैं। ठीक है, अति लघुत्तरी में टोटल 30 क्वेश्चन है, और लघुत्तरी में टोटल 21 क्वेश्चन, और दीर्घोत्तरी में टोटल 11 क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा फोकस मेन जितने सब्जेक्ट पे रहे, जितने प्रश्न पर रहेगा वो रहेगा अति लघुत्तरी, बहुत ज़्यादा फोकस। इसके बाद फिर लघुत्तरी में उससे थोड़ा कम फोकस, क्योंकि वही सारी चीज़ें रिपीट होंगी, देख लेना आप लोग। इसके बाद दीर्घोत्तरी में आप लोगों को थोड़ा उससे कम फोकस रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको सारी चीज़ें एक सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी इसी वीडियो में। एक ही वीडियो में सारी पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी, 1 घंटे या 1 घंटे 10 मिनट तक बस। चॉइस, आइए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है हमारा, भू संतुलन शब्द का अर्थ बताइए, अति लघुत्तरी में। तो इसमें देखिए, भू संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डटन नामक भूगोलवेत्ता ने 1889 में किया था। उनका उद्देश्य भूतल के असमान भागों अर्थात धरातल के ऊपर उठे भागों एवं नीचे धंसे भागों में स्थिरता अथवा संतुलन स्थापित करना था। ठीक है, अब इसमें एक यही, अगर इतनी ही परिभाषा लिखनी है तो आप त्रिवार्था के अनुसार भी लिख सकते हैं, एक ही पैराग्राफ पे हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक और परिभाषा पढ़ दे रहा हूँ। त्रिवार्था ने भू संतुलन की परिभाषा निम्न प्रकार दी है: परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों, पर्वत, पठार, मैदान तथा नीचे धंसे क्षेत्रों, झील एवं महासागर में भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा को भू संतुलन कहते हैं। ठीक है, भू आकृति विज्ञान की परिभाषा दीजिए। जैसे वॉरसेस्टर के अनुसार भू आकृति विज्ञान पृथ्वी के उच्चावचनों का व्याख्यात्मक वर्णन है। इसके बाद स्ट्राहॉलर महोदय के अनुसार भू आकृति विज्ञान सभी प्रकार के स्थल स्वरूपों का उत्पत्ति तथा उनके व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध विकास की व्याख्या करता है तथा यह भौतिक भूगोल का एक प्रमुख अंग है। इसके बाद है बालुका स्तूप। ठीक है, चित्र भी बना है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे और एक बार ड्रॉ कर सकते हैं अगर मन करे तो, नहीं तो एग्जाम में ड्रॉ जरूर करें ताकि नंबर बहुत ज़्यादा मिलेगा। बालुका स्तूप पवन द्वारा रेत के निक्षेप से निर्मित टिब्बे या स्तूपों को बालुका स्तूप कहा जाता है। इतना ही परिभाषा इनफ है, लेकिन आप कैसे के इसको और भी बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं। इन स्तूपों के आकार एवं तथा स्वरूप में बहुत अंतर होता है। यद्यपि बालुका स्तूप रेगिस्तानी भागों के प्रमुख स्थल स्वरूप हैं। रेगिस्तानी भागों के अलावा भी जहाँ कहीं शुष्क रेत सुलभ होती है, वहाँ पवन इतनी वेगशाली होती है कि उनको निक्षेपित करके बालुका स्तूपों का निर्माण कर देती है। इस प्रकार बालुका स्तूपों का निर्माण शुष्क तथा अर्ध शुष्क भागों, सागर तटीय भागों, झीलों के रेतीले तटों आदि पर होता है। ठीक है, बजाडा, बजाडा का ये देख लीजिए, ये चित्र है, पेडिमेंट, प्लेया और बजाडा। प्लेया तथा पर्वतीय अग्रभाग के मध्य मंड ढाल वाले मैदान होते हैं। इस मैदान का निचला भाग जो कि प्लेया से मिलता है, बजाडा कहलाता है। इसका निर्माण मलबा के निक्षेप द्वारा होता है। ऊपरी भाग को पेडिमेंट कहा जाता है। बजाडा का निर्माण पेडिमेंट के नीचे तथा प्लेया के किनारे पर जलोढ़ पंखों के मिलने से होता है। बजाडा के ढाल में पर्याप्त अंतर होता है। बजाडा के विस्तृत होने पर उस पर छोटी छोटी जलधाराओं का आविर्भाव हो जाता है। इसके कारण बजाडा कई भागों में विभक्त हो जाता है। बजाडा के ऊपरी भाग में मलबा की मोटाई कम तथा निचले भाग में प्लेया के पास अधिक होती है। रासायनिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय रासायनिक कारकों द्वारा चट्टानों के नष्ट होने की क्रिया को वियोजन कहते हैं। वायुमंडल के निचले भाग में मिलने वाली गैसों में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प की प्रधानता होती है। अपक्षय की दृष्टि से ये तब तक निष्क्रिय रहती है जब तक इनका संपर्क जल से नहीं होता है। जब इनका संपर्क जल से होता है तो ये सक्रिय घोलक बन जाते हैं। इनके संयोग से चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन होने लगता है और चट्टानें नष्ट होने लगती हैं। इस क्रिया को वियोजन कहते हैं। रासायनिक अपक्षय में ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन तथा आदि क्रियाएं आदि होती हैं, सम्मिलित हो की जाती हैं। ठीक है, बरखान क्या कहते हैं, देखिए बरखान बालुका स्तूप का ही विशिष्ट रूप है। इनका आकार चापाकार या नवचंद्राकार होता है तथा तुर्किस्तान में अधिक संख्या में मिलते हैं। बरखान मुख्य रूप से प्रचलित पवन की अनुप्रस्थ दिशा अर्थात संपूर्ण पर निर्मित होते हैं। इनका पवनमुखी ढाल उत्तर तथा
पवन विमुखी ढाल अवतल होता है। इनके शिखर की ओर पूर्ण विकसित दो सींगें होती हैं, जो कि पवन के चलने की दिशा में निकली रहती हैं। बरखान मध्य में सर्वाधिक ऊंचे होते हैं। ठीक है, ये बरखान का चित्र है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, और चंद्राकार बन जाता है। प्लेट किनारा प्लेटों की गतिशीलता के कारण इनके किनारे या सीमाएं तीन प्रकार के पाए जाते हैं। विनाशात्मक अभिसारी किनारा, रचनात्मक अपसारी किनारा और अपसारी किनारा पहला है। दूसरा है संरचनात्मक किनारा। ठीक है, विनाशात्मक मतलब आमने सामने टकरा रही हैं, और इसे अभिसारी बोलते हैं। और रचनात्मक क्या है? अब अपसारी किनारा, दोनों प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जाती हुई दिख रही हैं उसमें, देखिए। और संरचनात्मक किनारा जो है, एक दूसरे के ऊपर फिसल रही हैं, समझ लीजिए। और ये विनाशात्मक किनारा क्या है? विनाशात्मक किनारों के सहारे दो प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती हैं और टकराकर उसमें से भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे छेदित हो जाती है। रचनात्मक किनारा क्या है? रचनात्मक किनारा में दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत गतिशील होती हैं, अर्थात एक दूसरे से दूर हटती हैं। वहाँ नीचे से मैग्मा ऊपर उठकर नई प्लेट का निर्माण करता है। संरक्षी किनारा वह है जिसके सहारे दो प्लेटें एक दूसरे को रगड़ते हुए गतिशील हो, अर्थात ना तो अपसरण हो रहा है और ना ही अभिसरण। ठीक है, सबका चित्र बना हुआ देख सकते हैं आप। बी आकार की घाटी, सॉरी। नदी अपर्दन द्वारा तली को गहरा करती है, जिस कारण नदी घाटी की गहराई सदैव बढ़ती जाती है। इससे नदी की घाटी का आकार अंग्रेजी भाषा के बी आकार का होता जाता है। इसमें दीवालों का ढाल तीव्र तथा उत्तल होता है। नदी की घाटी अत्यंत तंग तथा संकरी होती है। इन घाटियों का निरंतर विकास होता है, जिससे गहराई और आकार दोनों में वृद्धि होती है। इस अवस्था में निम्न कटाव के साथ ही हल्का क्षैतिज कटाव भी होता है। गहरा होने के कार्य सर्वाधिक होता है। आकार के आधार पर वी आकार की घाटी दो तरह की होती है, गार्ज और कैनियन। वी आकार की घाटी देखिए, और गार्ज जो है थोड़ा कम गहरा, संकरा, और कैनियन जो है बहुत ज़्यादा गहरा और सकरा हो जाता है। ठीक है, जब किनारे की दीवार अत्यंत खड़ी होती है तथा चौड़ाई की अपेक्षा गहराई बहुत अधिक होती है तो उसे गार्ज कहते हैं। गार्ज के विस्तृत रूप को कैनियन कहते हैं। यह आकार में विशाल किंतु अपेक्षाकृत अधिक सकरा होता है। ठीक है, गोखुर झील किसे कहते हैं? गाय का खुर जैसा विसर्प बनता है। ठीक है, देखिए, प्रायः बड़ी नदियों के विसर्प में उत्तल किनारों पर सक्रिय निक्षेपण होते हैं और अवतल किनारों पर अधोमुखी कटाव होता है। विसर्पों के गहरे छल्लों के आकार में विकसित हो जाने पर ये अंदरूनी भागों पर अपर्दन के कारण कट जाते हैं। तब नदी अपने विसर्प को त्याग कर सीधा रास्ता पकड़ लेती है तथा नदी का अवशिष्ट भाग गोखुर झील बन जाता है। ठीक है, गिर श्रृंग क्या है? जब किसी पहाड़ी के पार्श्वों पर अनेक सर्क विकसित हो जाते हैं तो ये निरंतर अपघर्षण द्वारा पीछे हटने के कारण पिरामिड की आकृति में विकसित हो जाते हैं। इस पिरामिड नुमा आकृति को गिरिशृंग कहते हैं। ठीक है, ये देखिए कैसे पर्वत के नुकीले जो हो जाते हैं। अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है। यह अपरदन से अलग है क्योंकि इसमें टूटने के से निर्मित भू पदार्थों का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण या परिवहन नहीं होता। यह अवघटना अपने ही स्थान पर होती है। इसके बाद निर्मित पदार्थों का कुछ हिस्सा अवश्य अपरदन के कारकों द्वारा परिवहन हेतु उपलब्ध हो जाता है। आमतौर पर इसे एक जटिल प्रक्रिया माना जाता है जिसमें वातावरण का तापमान, नमी, चट्टान की संरचना, दाब और विविध रासायनिक और जैविक कारक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। चट्टानों के टूटने के आधार पर अपक्षय के तीन प्रकार बताए जाते हैं, जैसे भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय। अनुवर्ती जलधारा प्रादेशिक ढाल के अनुरूप प्रवाहित होने वाली अनुवर्ती जलधारा या नति सरिता भी कहते हैं। वलित पर्वतीय क्षेत्रों में अनुवर्ती नदियों का अभिनतीय गर्तों में उद्भव होता है। ऐसी नदियों को अभिनतीय अनुवर्ती सरिता कहते हैं। बाद में चलकर विकसित जालिनुमा अपवाह प्रतिरूप में ये मुख्य अनुवर्ती नदियां होती हैं। सागर तल से ऊपर उठे नदी मैदान में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाली सरिताएं अनुवर्ती सरिता होती है, जो एक दूसरे के समानांतर होती है। इनमें से सबसे लंबी सरिता को अनुवर्ती कहते हैं। भारत के तटीय भागों में अधिकांश नदियां अनुवर्ती नदियां हैं। रासायनिक अपक्षय रासायनिक कारकों द्वारा चट्टानों के नष्ट होने की क्रिया को वियोजन कहते हैं। वायुमंडल के निचले भाग में मिलने वाली गैसों में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प की प्रधानता होती है। अपक्षय की दृष्टि से ये तब तक निष्क्रिय रहते हैं जब तक इनका संपर्क जल से नहीं होता। जब इनका संपर्क जल से होता है तो ये सक्रिय घोलक बन जाते हैं। इनके संयोग से चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन होने लगता है और चट्टानें नष्ट होने लगती हैं। इस क्रिया को वियोजन कहते हैं। रासायनिक अपक्षय में ऑक्सीकरण
कार्बोनेशन, हाइड्रेशन आदि क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। देखिए प्लेया या प्लाया, जैसे अभी पेडिमेंट पढ़े थे उसी संरचना में प्लाया भी होती है। रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से घिरी बेसिन को बाल्सन कहा जाता है। चारों तरफ से छोटी नदियां निकलकर बाल्सन में जाती हैं, परंतु कुछ तो रास्ते में ही सूख जाती हैं। इन नदियों से बाल्सन में जल के एकत्र हो जाने से अल्पकालिक झीलों का निर्माण हो जाता है। जल सूखते ही ये झीलें समाप्त हो जाती हैं, जिस कारण बाल्सन की तली में सिल्ट और नमक के निक्षेप के कारण वह समतल तथा ऊंची हो जाती हैं। इसे प्लेया कहा जाता है। प्लेया प्रायः शुष्क होती है, परंतु आम असामयिक वृष्टि के कारण कभी कभी जल से भर जाती है। अधिक नमक वाली प्लेया को सैलिनास कहते हैं। प्लेया को अरब के रेगिस्तान में खबारी तथा ममलाहा कहते हैं तथा सहारा में सट्ट कहते हैं। सट्ट सट्ट सॉरी। लोयस, पवन द्वारा उड़ाई गई धूलों के निक्षेप से निर्मित जमाव को निक्षेप कहते हैं। ठीक है, ये लोयस बना हुआ है देखिए। लोयस का जमाव रेगिस्तानों से दूरस्थ भागों में होता है। इसमें मिट्टी के कण इतने बारीक होते हैं कि इनमें परतें नहीं मिलती हैं, परंतु लोयस अत्यंत पारगम होती है। मिट्टी मुलायम होती है। लोयस का निर्माण उस समय होता है जबकि पवन के साथ मिली हुई धूल नीचे बैठकर एक स्थान पर बड़े पैमाने पर निक्षेपित हो जाती है। चीन का लोयस मैदान एक धूल निर्मित मरुस्थलीय लोयस है। समस्थिति क्या है देखिए। समस्थिति क्या है? आइसोस्टेसी। भूतल भूतल पर पर्वत, पठार, मैदान, झील तथा महासागर आदि पाए जाते हैं, जिनके आकार में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। आकृतियां भूतल पर स्थित हैं। विभिन्नताएं, सॉरी इसमें है ही नहीं वो शब्द। इस प्रकार प्रकट होता है कि आकृतियां एक निश्चित नियम के अनुसार संतुलित हैं, अन्यथा इनका वर्तमान स्वरूप में स्थिर रहना कठिन होता है। इसे इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है। परिभ्रमण करते हुए पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों, नदी, झील, समुद्र आदि में भौतिक तथा अथवा आंतरिक स्थिरता की दशा को संतुलन की दशा कहते हैं। डेविस की भौगोलिक चक्र की संकल्पना बताइए। सर्वप्रथम डेविस ने ही भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। डेविस महोदय, भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपरदन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। नदी के अपरदनात्मक स्थल स्वरूप बताइए। नदी का अपरदन एक अवर्धनकार विनाशात्मक होता है, क्योंकि नदियां भूसतह पर स्थित स्थल खंडों को काट छांट कर घिस कर क्षीण करती हैं। नदी के अपरदनात्मक कार्य से निम्न स्थलाकृतियों का विकास होता है। वी आकार की घाटी, कैनियन या गंभीर खड्ड, जलप्रपात एवं कैटरेक्ट, जलगर्तिकाएं, समप्राय, गार्ज, महाखड्ड, छिप्रिकाएं एवं कास्केट। कास्केट देखिए, छिप्रिकाएं कैसे पत्थर, जैसे पानी के बीच में बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं ना, जैसे जिसमें बोटिंग करते हैं। अवनमन या प्रताप कुंड, नदी वेदिकाएं, जैसे फिल्मों में देखा होगा आपने कभी, तो पत्थर जो बीच बीच में पड़े रहते हैं उसे होता है। छिछली झील होती है, उसमें नदी खूब तेज जलधारा बहती है। ठीक है, इसके बाद है फिर यू आकार की घाटी किसे कहते हैं? यू आकार घाटी पर्वतीय क्षेत्रों में हिमनद ऐसी घाटियों से प्रवाहित होते हैं जिनकी तली सपाट या चौरस तथा किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं। इनका आकार अंग्रेजी अक्षर के यू के समान होता है, जिस कारण इसे यू आकार की घाटी कहते हैं। हिमनद जब बी आकार की घाटी में प्रवाहित होता है तो इनकी दीवारों को काट छांट कर सीधा सपाट बना देता है, जिस कारण बी आकार की घाटी की तली चपटी तथा पार्श्व खड़े ढाल वाले हो जाते हैं तथा घाटी यू आकार ले लेती है। अधाकर्तित विसर्प। अधाकर्तित विसर्प का निर्माण नदी के कटाव द्वारा निर्मित सामान्य विसर्प में नदी के नवोन्मेष के कारण जब प्रथम चक्र के समय क्षैतिज अपरदन द्वारा निर्मित सामान्य विसर्प में निम्न कटाव द्वारा गहरे तथा संकरे विसर्प का निर्माण होता है तो उसे अधाकर्तित विसर्प कहते हैं। अधाकर्तित विसर्प के लिए विद्वानों ने अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, प्लेटों के प्रकार। प्लेट स्थलमंडल का एक भाग है जिसमें ऊर्ध्वाधर रूप से ठोस ऊपरी मैंटिल तथा सागरी तथा एवं महाद्वीपीय भूपृष्ठ सम्मिलित किया जाता है, जो दुर्बल मंडल पर तैरती हुई स्वतंत्र रूप से दूसरी प्लेटों की ओर संचालित होती रहती है। संरचना एवं आकार की दृष्टि से प्लेटें बड़ी प्लेट व छोटी प्लेट में विभाजित हैं। बड़ी प्लेट प्रशांत प्लेट, अमेरिकी प्लेट है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, ये प्रशांत प्लेट में आते हैं। ठीक है, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन भारतीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिसे बोलते हैं, अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है, छोटी प्लेट क्या है? अरेबियन प्लेट, बिस्मार्क प्लेट, कोकस प्लेट, कोकोस प्लेट, कैरेबियन प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट, पूर्वी प्रशांत या नजका प्लेट, फिलीपींस प्लेट तथा स्कोशिया प्लेट। अपर्दन चक्र क्या है?
अपर्दन चक्र प्रवाही चक्र या नदी के अपर्दन चक्र को अपर्दन या सामान्य चक्र कहते हैं, क्योंकि अपर्दन के सभी अन्य कारकों पवन, हिम, नदी, भूमिगत जल, सागरीय लहरें में प्रवाही जल की क्रिया सर्वव्यापी तथा सुस्पष्ट है। अपर्दन चक्र भौगोलिक चक्र, प्रवाही चक्र, डेविएशन चक्र तथा नदी अपर्दन चक्र का समानार्थी होता है। भूपटल को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित दो कारण हैं। अंतर्जात बल के अंतर्गत निम्न कारक उत्तरदायी हैं, जैसे पटल विरूपणी बल, महादेशजनक बल जिससे महाद्वीपीय निर्माण होता है, पटल निर्माणकारी बल जैसे पर्वत निर्माण, ठीक है, तनाव, संपीड़न, भ्रंशन, चटकन, और इसमें बी पार्ट क्या है, आकस्मिक अंतर्जात बल जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, भूमि स्खलन, एवलांस। बहिर्जात बल के अंतर्गत निम्न कारक उत्तरदायी हैं, जैसे परिवहन, अपक्षय तथा अपर्दन, ठीक है, बहता जल, पवन, हिमनद, परिहिमानी तथा सागरीय तरंग, ठीक है। ये जो सी आकार दो दो दिख रहे हैं ना आपको, ये पटल विरूपणी बल का जित ए और बी पार्ट है, और बहिर्जात बल के अंतर्गत ये पूरा है, ठीक है। टार्न या सर्क झील किसे कहते हैं, देखिए, सर्क बेसिन में हिम के अधिक दबाव से चट्टानी तली में अपर्दन क्रिया से गड्ढे बन जाते हैं। इसमें हिम के पिघलने से जल भर जाता है, जिसे एक लघु झील बन जाती है। इस प्रकार की छोटी झील को सर्क या टॉर्न झील कहते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ ये सब एक बार पेज भी दिखा दिया करूँ ना, सारे क्या क्या हैं एक पेज में। ठीक है, सही। देखिए, छत्रक शिला किसे कहते हैं, ठीक है। अभी जब एक बार हुआ था ना कि, हाँ ठीक है, घटना भी याद होगी, पिछले साल की है, पिछले साल की नहीं, इसी साल की है, जो शुरू शुरू में अप्रैल अप्रैल महीने में देखा गया था। छत्रक शिला का निर्माण तब होता है जब मरुस्थलीय भाग में कोई चट्टान अधिक ऊंचाई पर होती है, जब, जिसे मशरूम पर्वत कहते हैं ना, जब पवन चारों ओर से चलती है तो अपघर्षण कार्य द्वारा चट्टानों के कटने काटने का कार्य चट्टान के निचले भाग आधार पर ही आधार तल पर ही तीव्र गति से होता है, क्योंकि पवन के साथ कंकड़ पत्थर तथा धूल कण केवल निचले भाग में ही रहते हैं। ऊपरी भाग अपघर्षण से अप्रभावित होने के कारण एक छतरी के रूप में शेष बच जाता है, जिसे छत्रशिला कहते हैं। जैसे मशरूम पर्वत सुना होगा, इस बार एक बार पूरा जंगल ही साफ करने पर गए थे, तो वहाँ पर मशरूम पर्वत की रिसर्च होती है। पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र, चलिए वो सब बात की बात है। पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र, पूर्ववर्ती जल धारा उसे कहते हैं जिसका आविर्भाव स्थल खंड में उत्थान के पहले हो चुका है। साधारण अर्थों में पहले से प्रवाहित होने वाली जलधारा को पूर्ववर्ती कहते हैं, जिस पर संरचना या स्थल खंड के उत्थान का प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि नदी घाटी का विकास किसी स्थान विशेष पर हो जाता है और उसके बाद यदि नदी के मार्ग में स्थल खंड में उत्थान होता है, तो पूर्ववर्ती नदी ऊंचे उठे स्थल खंड को काट कर अपने पुराने मार्ग एवं घाटी को सुरक्षित रखती है। इस प्रकार पारिभाषिक रूप में पूर्ववर्ती नदियां वे जलधाराएं हैं जो कि स्थल खंड में उत्थान होने पर भी अपने पूर्ववर्ती मार्ग को ही अपनाती हैं। इस प्रकार पूर्ववर्ती नदियां अपने धरातलीय ढाल तथा संरचना से समायोजित नहीं होती हैं। पर्वतीय संचलन, वह संचलन जिससे पर्वतों की उत्पत्ति होती है उसे पर्वतीय संचलन कहते हैं। परिवर्तन बल क्षैतिज रूप में कार्य करता है, अतः उसे क्षैतिज बल भी कहते हैं। यह बल दो रूप में कार्य करता है। जब बल विपरीत दिशाओं में काम करता है तो इससे तनाव उत्पन्न होता है, इसे तनाव मूलक बल कहते हैं। इससे भ्रंश, दरार या तथा चटकन पड़ जाती है। जब बल आमने सामने काम करते हैं तो संपीड़न होता है, इसे संपीड़नात्मक बल कहते हैं। इसे धरातली चट्टानों में संबलन या बलन पड़ जाते हैं। भ्रंशन के प्रकार बताइए। तनाव मूलक संचलन की तीव्रता के कारण जब भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण होता है तो उत्पन्न संरचनाओं को भ्रंश कहते हैं। भ्रंश निम्न प्रकार के होते हैं: सामान्य भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश, देख लीजिए सब चित्र बना हुआ है, पार्श्वीय नति लंबी सर्पण भ्रंश, सोपानी भ्रंश। सोपानी मतलब एक सीढ़ी होती है, ठीक है, राइन नदी सोपानी क्रम में है, ठीक है, देखिए सीढ़ी नुमा बना है। मोनाडनाक, मोनाडनाक अपर्दन चक्र की जीर्णावस्था में समस्त क्षेत्र आधार तल को प्राप्त हो जाता है, परंतु कठोर एवं प्रतिरोधी शैलों के कुछ भाग विशेषकर अपर्दन के कारण सामान्य सतह से ऊपर उठे रहते हैं। ये समूह में न होकर छिटपुट रूप में होते हैं। इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के अपलेशियन क्षेत्र में मोनाडनाक पर्वत के नाम आधार पर मोनाडनाक कहते हैं। सॉरी, इसमें बन नहीं रहा है, तो मोनाडनाक है, ठीक है, मोनाडनाक नदी है। अब आखिरी क्वेश्चन है अति लघुत्तरी का, हिमोल।
हिमनद अपने साथ बारीक कणों वाले पदार्थों को लेकर बड़े बड़े शिलाखंडों का परिवहन करता है। इन पदार्थों को जब हिमनद बहाकर नहीं ले जा पाता है तो उनका निक्षेप हो जाता है। हिमनद द्वारा पदार्थों के निक्षेप को हिमोड़ कहते हैं। इनमें टिल की मात्रा सर्वाधिक होती है। हिमोड़ का निक्षेप हिमनद के विभिन्न भागों में होता है। हिमोड़ टिल के जमाव से निर्मित स्थल रूप होते हैं जो कि लगभग 100 फीट या उससे भी ऊंचे होते हैं। हिमोड़ लंबे लंबे कटक के रूप में निक्षेपित होते हैं। हिमोड़ के स्थान के आधार पर हिमोड़ चार प्रकार के होते हैं: अंतिम या अंतस्थ हिमोड़, पार्श्विक हिमोड़, मध्यवर्ती हिमोड़ तथा तली या तलस्थ हिमोड़। अब लघुत्तरीय प्रश्न, भू आकृति विज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये देखिए इतना लंबा है, ठीक है। और इसमें मैं वही वही लाइन पढ़ूंगा जो इम्पोर्टेंट लाइन है, और इसमें हेडिंग जरूर पढ़ूंगा, ठीक है। अब देखते हैं, पढ़ाई करते हैं पहले। परिभाषा, मेन परिभाषा ही पढ़ना है, ठीक है। भू आकृति विज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। सन 1945 में अमेरिका के अभियंता R.E. हार्टन द्वारा जलीय उत्पत्ति वाली अपवाह बेसिन की आकार मितिक विशेषताओं के विश्लेषण मात्रात्मक विधियों के प्रतिपादन के साथ ही भू आकृति विज्ञान में स्थूल रूपों तथा उनसे संबंधित प्रक्रमों के अध्ययन से संबंधित विधि तंत्र तथा उपागमों में भारी परिवर्तन हुए। इस प्रकार भू आकृति विज्ञान के अध्ययन में प्रमुख रूप से 2 उपागमों का अनुसरण किया जाता है, जैसे चक्रीय संकल्पना, जिसके अंतर्गत दीर्घकालिक अवधि के दौरान स्थल रूपों में क्रमिक एवं प्रगामी परिवर्तनों की अवधारणा की गई है। प्रक्रम अनुक्रिया उपागम, ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चक्रीय संक्रमण प्रथम प्रक्रम अनुक्रिया उपागम, इसके अंतर्गत स्थल रूपों में समस्थिति एवं स्थिर दशा की अवधारणा सम्मिलित की गई है। वर्तमान समय में इन दोनों उपागमों में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है, अर्थात चक्रीय संकल्पना या दीर्घकालिक समय मापक तथा एवं विस्तृत क्षेत्रीय बृहत स्थानिक मापक वाली बृहत बृहत क्षेत्रीय भू आकार की तथा अचक्रीय संकल्पना या लघुकालिक एवं स्थानिक मापक वाली लघु क्षेत्रीय भू आकारकी में एकीकरण करने की आवश्यकता है। भू आकृति विज्ञान मूलतः स्थल रूपों का विज्ञान है, लेकिन इस विज्ञान को इस संकुचित सीमा से ऊपर उठाना होगा। अर्थात यह कहा जा सकता है कि भू आकृति विज्ञान न केवल स्थल रूपों का अध्ययन करता है अपितु भूपटल के विभिन्न रूपों का भी अध्ययन करता है। उपयुक्त आधार पर भू आकृति विज्ञान की परिभाषा निम्नवत है। भू आकृति विज्ञान वह विज्ञान है जो स्थल मंडल के विभिन्न उच्चवचों का अध्ययन करता है। इस विज्ञान के अंतर्गत सामान्य स्थल रूपों जैसे घाटियां, गार्ज, प्रपात, कंदराएं, बालुका स्तूप, सर्क, रोधिका, पुलिन, क्लिफ आदि के अलावा भूपटल के प्रमुख उच्चवचों जैसे महाद्वीपीय, महासागर, नितल, पर्वत, पठार, मैदान, झील आदि बड़ी इकाइयों को समाविष्ट किया जाता है, ठीक है। बस इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपना बना के लिख सकते हैं, सॉरी, ठीक है। भू आकृति विज्ञान, बहुत सारे पर्वत, पठार, नदी, नाले सब कुछ इसी पे तो है। भू आकृति, सब भू आकृति है धरा पे, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए, इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, उन्हें आप जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी पेज है, आप उसे पढ़ सकते हैं। वार्सेस्टर महोदय ने भी भू आकृति विज्ञान को स्थल रूपों का ही विज्ञान बताया है, परंतु इस संकुचित परिभाषा से स्वयं असंतुष्ट होकर इन्होंने इसके क्षेत्र को विस्तृत करना श्रेयस्कर समझा। जैसे वार्सेस्टर के अनुसार भू आकृति विज्ञान पृथ्वी के उच्चावचों का व्याख्यात्मक वर्णन, ठीक है। इसके बाद थार्नबरी के अनुसार भी लिख सकते हैं। स्ट्रॉलर महोदय के अनुसार लिख सकते हैं। इन सबके नाम लिखेंगे और 2-3 परिभाषा लिख देंगे, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी ये पेज रुका हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ये दूसरा प्रश्न है। एकरूपतावाद संकलन को स्पष्ट कीजिए। देखिए, हट्टन महोदय की पृथ्वी या भू सिद्धांत को एकरूपता की विचारधारा भी कहते हैं। पहले इसका पूरा पृष्ठ देखें कितना बड़ा, ठीक है। हट्टन महोदय की पृथ्वी के या भू सिद्धांत को एकरूपतावाद की विचारधारा भी कहते हैं। इस संकल्पना में समझाया गया है कि वर्तमान भूत की कुंजी है। इसका तात्पर्य है कि भू सतह के आधुनिक स्वरूप स्थल रूपों की बनावट तथा आकार को देखकर इसके इतिहास का पता लगाया जा सकता है। पृथ्वी तल पर प्राचीन काल में जितने भी परिवर्तन हुए हैं, वर्तमान समय में पृथ्वी तल पर यदि कोई स्थल स्वरूप उद्भूत हो रहा है तो ऐसा ही क्रम प्राचीन काल में भी संपन्न हुआ है। इसी प्रकार जो अपरदनकारी प्रक्रम वर्तमान में क्रियाशील हैं, वह भूतकाल में भी क्रियाशील रहे हैं तथा भविष्य में ऐसा ही होता रहेगा। हट्टन महोदय ने ही सर्वप्रथम पृथ्वी के इतिहास के चक्रीय अवस्था का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार भूगर्भीय इतिहास में चक्रीय पुनरावृत्ति होती रहती है, जिस आधार पर यह कहा जा सकता है कि ना तो आदि का पता है और ना ही अंत का भविष्य, ठीक है। ये एक रूपता का सिद्धांत था। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको पढ़ना है तो आगे पढ़ सकते हैं, और ये आगे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है।
कुछ नहीं, थोड़ा सा पौराणिक लगता है, इसी वजह से इसको पढ़ सकते हैं। पौराणिक चीज़ें वैसे भी दिमाग में आ जाती हैं, याद आ जाती हैं जल्दी। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। इसको पढ़ लेंगे आप। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। भूपटलीय निर्माण एवं भूरूपण की प्रक्रिया बताइए। देखिए, पृथ्वी का भूपटल लगभग 8 से 65 किलोमीटर मोटा है। इसकी अधिकतम मोटाई महाद्वीपों पर तथा न्यूनतम महासागरों पर मिलती है। यह पृथ्वी के कुल व्यास का 1% से भी कम है। भूपटलीय निर्माण में विवर्तनिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण योगदान है। अवशिष्ट पर्वत एवं महाद्वीपीय अंतरम जिन्हें कहते हैं, प्राचीन काल में हुई विवर्तनिक घटनाओं का परिणाम। वर्तमान में सक्रिय वलन एवं भ्रंशन द्वारा पर्वतों तथा अन्य भू आकारों का निर्माण हो रहा है। ठीक है। और इसमें अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे सागर नितल के प्रसरण, जो और सागरी पर्वती का निर्माण का भी योगदान रहता है। ठीक है। निर्माण का योगदान रहता है। सागरी पर्वती का अधोगमन होने से यह पुनः पिघलकर मैग्मा के रूप में धरातल पर आती है। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। दुर्बलता मंडल से मैग्मा तथा मध्य सागरीय कटक के सहारे ऊपर आता है। इसमें सिलिका, लोहा तथा मैग्नीशियम की अधिकता होती है। ये पदार्थ प्रसरण केंद्रों के सहारे ऊपर उठता है तथा ठंडा होकर सागर तल का रूप ले लेता है। इस प्रकार सिलिका प्रधान मैग्मा विस्फोटक ज्वालामुखी उद्गार द्वारा भू सतह पर पहुंचता है तथा ठंडा होकर भूपृष्ठ निर्माण में सहभागी होता है। भूपटलीय विरूपण की प्रक्रिया में शैलें विवर्तनिक बलों, गुरुत्वाकर्षण तथा उनके ऊपर स्थित शैलों के भार से पड़ने वाले बल से प्रभावित होती है। इन बलों में 3 प्रमुख हैं। प्रथम संपीड़न, द्वितीय तनाव, तृतीय अपरूपण। इन बलों के परिणामस्वरूप भूपटल पर बलन एवं भ्रंशन की क्रिया होती है। स्पष्टता है कि भूपटल पर एक ओर निर्माणकारी प्रक्रिया क्रियाशील होती है, दूसरी ओर परिवर्तित करने वाले बल भी सक्रिय होते हैं। ये लास्ट वाला पैराग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बाकी ऊपर कहानी है उसे एक बार आप इस पैराग्राफ को अपने आप से भी रीडिंग कर लेंगे। भू आकृति विज्ञान के विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। भू आकृति विज्ञान के विषय क्षेत्र का गठन निम्न 3 आधारों पर किया जाता है। जैसे उच्चावच, स्थल रूपों के आयाम एवं मापक, स्थल रूपों को निर्मित करने वाले भू आकृतिक प्रक्रम तथा भू आकृतिक अध्ययन के उपागम। भू आकृति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र अत्यधिक सुनिश्चित है, अर्थात भू आकृति विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख विषय पृथ्वी के उच्चावचों का क्रमबद्ध अध्ययन है। इस विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न उच्चावचों की उत्पत्ति, विकास तथा वर्तमान रूप का ब्यौरेवार विवरण प्रस्तुत किया जाता है। यद्यपि भू-आकृति विज्ञान भूगोल का एक अभिन्न अंग है, तथापि इसका आरंभ भूगर्भशास्त्र भौमिकी से ही होता है। इसी आधार पर भू-आकृति विज्ञान को कभी-कभी भूगर्भशास्त्र का एक अंग माना जाता है। थॉर्नबरी, ये याद रहना चाहिए। ना तो यह थॉर्नबरी ने तो यहाँ तक कह डाला है कि भू-आकृति विज्ञान मुख्य रूप से भूगर्भशास्त्र है। लोबेक के अनुसार भी सुन लीजिए, भू-आकृति विज्ञान या स्थल रूपों के अध्ययन का विज्ञान भूगर्भ शास्त्र की एक शाखा है। बाकी ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लेंगे। ये दोनों लेखक का जो कोड है, कोडेशन जिसे बोलते हैं, ये कोडेशन कोड कर देना है। ठीक है, ताकि आपका आंसर बढ़िया से बन जाए। देखिए, ये पूरा आप अध्ययन इसको पढ़ लेंगे। प्रश्न क्या था? भू-आकृति विज्ञान के विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे। ये पैराग्राफ पढ़ लेंगे आप। इसके बाद मैं लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। इसमें देखिए, प्रथम श्रेणी की उच्चावच। ठीक है। विस्तार एवं आकृति की दृष्टि भूतल के उच्चावचों को 3 बृहत श्रेणियों में विभाजित। जैसे प्रथम श्रेणी के उच्चावच, इस वर्ग के अंतर्गत भूतल के बृहत उच्चावचों को सम्मिलित किया जाता है तथा महाद्वीप और महासागर, इन 2 विशाल स्थल रूपों के वर्तमान रूप तथा वितरण, उत्पत्ति एवं विकास की समुचित व्याख्या वांछित होती है। समस्त ग्लोब 70.8% भाग पर जलमंडल, सागर एवं महासागर तथा 29.2% भाग पर स्थल मंडल का विस्तार। इन्हें भूतल के प्रारंभिक उच्चावच के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका ये मतलब था। ये इसमें ये इम्पोर्टेंट था। और देखिए, द्वितीय इसके ऊपर वाला पढ़ लेंगे। अब द्वितीय श्रेणी के उच्चावच क्या है? देखिए, पर्वत, पठार, मैदान तथा झीलों को द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत रखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये पूरा पैराग्राफ आप पढ़ लेंगे। और कैसे कैसे होता है द्वितीय श्रेणी, जैसे रचनात्मक बल या विनाशात्मक बल के द्वारा होता है। ठीक है, ये रचनात्मक बल या विनाशात्मक, और अपर्दन द्वारा भी होता है, अपक्षय द्वारा भी होता है। ठीक है। और तृतीय श्रेणी की उच्चावच क्या है?
द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों पर निर्मित तथा विकसित स्थल रूपों को तृतीय श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जैसे पर्वत, पठार, मैदान आदि प्रमुख उच्चावचों पर पृथ्वी के बाह्य बलों, अपक्षय तथा अपर्दन के द्वारा अनेक स्थल रूपों की रचना होती है। चूंकि ये बाह्य बल विनाशकारी होते हैं तथा इनके द्वारा निर्मित स्थल रूपों को विनाशात्मक स्थल रूप कहते हैं। इन बलों के बहता जल जैसे पवन, हिमानी, सागरी तल अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या बनते हैं, यू आकार की घाटी, ठीक है, एरेटी, मैटनहॉर्न, रास मोटोने, ठीक है, ये सब सारी संरचनाएं बनती हैं। तो आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से। भू आकृति विज्ञान में प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, तृतीय श्रेणी के उच्चावच, ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है। अब आते हैं हम अपक्षय के प्रकारों को बताइए। देखिए प्रोफेसर देखिए एक मिनट। अपक्षय चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की प्रक्रिया अपक्षय कहलाती है। अपक्षय एक स्थैतिक क्रिया है जिसमें चट्टानें अपने स्थान पर ही टूट फूट कर विदीर्ण हो जाती हैं। प्रोफेसर साविंद्र सिंह के अनुसार अपक्षय चट्टानों के टूट फूट की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पड़कर तथा विदीर्ण होकर अपने स्थान पर ही बिखर जाती हैं। ये जरूर से जरूर पढ़ लाने मतलब ये लेखक जो हैं याद रहनी चाहिए। ठीक है, दूसरे में क्या है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है ये और हेडिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है इसका। ठीक है, देखिए विघटन क्या है, भौतिक क्रियाओं ताप तुषार आदि, तुषार मतलब क्या, जो ठंडी हवाएं हैं। ठीक है, तुषार जल आदि के द्वारा चट्टानों के ढीले पड़ने के विघटन कहते हैं। वियोजन रासायनिक कारकों के द्वारा होता है जैसे ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन। ठीक है, आर्थर होम्स के अनुसार ये भी पढ़ लेंगे आप, स्पार्क्स महोदय के अनुसार ये भी पढ़ लेंगे, लोबेक महोदय के अनुसार ये भी पढ़ लेंगे। सब लोगों ने अपक्षय की अनेक परिभाषाएं दी हैं, आप आराम से पढ़ लेंगे इसको। और हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, मतलब इसके आगे पैराग्राफ पे जाते हैं। और देखिए अपक्षय के प्रकार क्या है, ये ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ लेंगे। अपक्षय के प्रकार में क्या है, जैसे भौतिक या यांत्रिक कारक होते हैं जैसे सूर्य, जल, सूर्य, तुषार, वायु तथा दाब। रासायनिक कारक या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। प्राणी वर्गीय कारक जैसे वनस्पतियां, जीव जंतु तथा मानव। इसके बाद भौतिक या यांत्रिक अपक्षय क्या होता है ताप के कारण बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन, ताप के कारण छोटे कणों में विघटन, तुषार के कारण बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन, ताप एवं तथा वायु के कारण अवदलन। ठीक है, रासायनिक अपक्षय क्या होता है, ऑक्सीकरण या ऑक्सीजनीकरण, कार्बोनेटीकरण या सिलिका का पृथक्करण या डिसोलिकेशन, जलयोजन या हाइड्रेशन। प्राणी वर्गीय अपक्षय जैसे वनस्पति का अपक्षय, जैविक अपक्षय, मानव द्वारा अपक्षय। ठीक है, इसके बाद जैसे कोई पहाड़ है उसे बार बार मानव गतिविधि हो रही है, पशु पक्षी पक्षी जा रहे हैं तो उनके खुरों या फिर पैरों से द्वारा लगने लगने का चट्टान में अपक्षय होता रहता है, उसके छोटे छोटे कण टूटते रहते हैं। जैव रासायनिक अपक्षय, यांत्रिक अपक्षय जैसे वही सब है, घूम फिरा कर देखो कितना लिखा हुआ है, इनको पढ़ने से क्या ही मतलब है, लेकिन आप वही सब है। जैव रासायनिक मतलब अपक्षय जैसे ताप परिवर्तन द्वारा चट्टानों का विखंडन, दाब मुक्ति द्वारा विखंडन, तुषार द्वारा चट्टानों का विखंडन। जो पढ़ रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है। ताप तथा वायु द्वारा अपतलन या अपयंत्रण। रासायनिक अपक्षय, वायु के निचले भाग में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसें अधिक होती हैं मिलती हैं। जल एवं नमी के अभाव में निष्प्रभावित किंतु घोलक का कार्य करते हैं। जैसे जल मिलता है वो इकट्ठे एक्टिव हो जाते हैं, जैसे जल अपघटन, जलयोजन, सिलिका का पृथक्कीकरण, ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण है। ठीक है, प्राणी वर्गीय अपक्षय जैसे वनस्पतियां, जीव जंतु भी बताया था। स्वयं मानव सेलों के भौतिक अपक्षय में योगदान करते हैं, तो ये आप पढ़ लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मानव द्वारा पशु पक्षी में क्या होता है, जैसे जीव जंतु द्वारा अपक्षय, वनस्पति द्वारा अपक्षय, मानव द्वारा अपक्षय, ये हो गया। बालुका स्तूपों की उत्पत्ति एवं विकास का वर्णन कीजिए। देखिए पवन द्वारा रेत के निक्षेप से निर्मित टिब्बे स्तूपों को बालुका स्तूप कहते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हमने पढ़ा था, बस इतना ही है। इसके बाद फिर इसमें जैसे अब कौन कौन सी संरचनाएं जो बालुका स्तूप में बनी थी वही पढ़ लेना है। जैसे इनका आकार गोल, चंद्राकार, लघु वृत्ताकार होता है। ठीक है, बालुका स्तूप की लंबाई तथा ऊंचाई में भिन्नता होती है, ऊंचाई में भिन्नता होती है। इनकी ऊंचाई कुछ मीटर से लेकर 20 मीटर तक होती है। ठीक है, परंतु सामान्य रूप से सैकड़ों मीटर ऊंचे 5 या 6 किलोमीटर लंबे बालुका स्तूप भी होते हैं। ठीक है, और जैसे अब कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, स्टार स्तूप मोहनगढ़ क्षेत्र, स्टार स्तूप मोहनगढ़ क्षेत्र तथा गंगानगर सूरतगढ़ क्षेत्र में विकसित हुए हैं। ये कुछ स्तूप हैं। जैसे बालुका स्तूपों का बनना,
बालू का स्तूपों का बनना एक समान प्रक्रिया होती है, क्योंकि पवन द्वारा लाई गई रेत जैसे ही बैठने लगती है वैसे ही बालू के ढेर का निर्माण होने लगता है। रेत का निक्षेपण पवन की दिशा में बाधा उत्पन्न होने से होता है। जब कुछ रेत का ढेर या टीले के रूप में जमा हो जाता है तो यह ढेर स्वयं एक बाधा का कार्य करने लगती है। ठीक है, धीरे धीरे रेत का जमा होता रहता है तथा रेत के ढेर बढ़कर बालू का स्तूप का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, यही है, मतलब जैसे कोई ढेर है छोटा सा, उस पे फिर धीरे धीरे और रेत इकट्ठा हो गई, रेत और इकट्ठा हो गई, एक बाधा के रूप में कार्य कर रहा है कि वो उधर रेत को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, उसी पे गिर रहा है, जमा हो रहा है, वो भी बाधा का रूप लेते जा रही है, फिर बड़ा सा संरचना निर्माण हो जाता है, स्तूप बन जाता है। फिर है रेत की अधिकता। रेत की अधिकता, वही जो अभी बाधा वाला बताया था, वही कॉन्सेप्ट है। फिर तीव्र पवन वेग, अब बालू को इधर से उड़ाकर दूसरी जगह स्थान पर ले जाने के लिए तीव्र पवन वेग की धारा चाहिए। ठीक है, तभी तो जाके बालू उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा। धीमे धीमे रहेगा तो वहीं पर रह जाएगा आगे थोड़ा सा। तो उसका जैसे तीव्र पवन वेग में मंद पवन के द्वारा केवल उर्मिका चिन्ह का निर्माण होता है। ठीक है, जो धीमी रहती है उर्मिका चिन्ह थोड़ा सा बढ़ जाता है इधर उधर, लेकिन तीव्र रहेगा तो एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चला जाएगा। और उसके बाद पवन मार्ग में अवरोध वाला कॉन्सेप्ट बता दिया है मैंने, इसको भी पढ़ लेंगे आप। ठीक है, इसके बाद फिर हम निर्माण के लिए उचित स्थान। ठीक है, उचित स्थान में जैसे उपयुक्त 3 दशा में सुलभ रहते हुए भी बालू का स्तूप का निर्माण तभी हो सकता है जबकि रेत के जमने के लिए प्रचुर उचित स्थान सुलभ ना हो। उदाहरण के लिए यदि अवरोध उपस्थित करने वाले वृक्षों या झाड़ियों के पीछे झील या विस्तृत जलभाग हो तो रेत झील में निक्षेपित हो जाएगी तथा बालू का स्तूप का निर्माण नहीं हो पाएगा। इससे स्पष्ट है कि अवरोध वाले स्थान के आसपास जलभाग या विस्तृत गर्त भाग नहीं होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, हेडिंग जरूर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेंगे आप। इसके बाद जॉली के संतुलन सिद्धांत को स्थापित कीजिए। देखिए, सन 1925 में जॉली ने संतुलन के सिद्धांत पर अपना मत प्रकट करते हुए हेफोर्ड तथा बोबी के मत का खंडन किया। हेफोर्ड तथा बोबी के अनुसार एक क्षतिपूर्त तल होता है जिसके ऊपर घनत्व बदलता है, परंतु उसके नीचे घनत्व समान होता है। जॉली ने बताया कि व्यवहार में ऐसा कोई निश्चित तल नहीं हो सकता, क्योंकि भूगर्भिक क्रियाएं इसमें आसानी से अव्यवस्था तथा व्यतिक्रम उपस्थित करके इस क्षतिपूर्त तल को नष्ट कर सकते हैं। जॉली के अनुसार समान घनत्व वाले क्षेत्र के नीचे 10 मील मोटी परत होती है जिसके घनत्व में परिवर्तन पाया जाता है। इस 10 मील मोटी परत में कम घनत्व वाले क्षेत्र नीचे तक हल्के पदार्थ वाले भूपृष्ठ के रूप में डूबे रहते हैं तथा अधिक घनत्व वाला भाग भारी पदार्थ से भरा रहता है। इस प्रकार इस असमान घनत्व वाली परत में विभिन्न घनत्व वाले भागों का निचला तल एक समान न होकर भिन्न भिन्न होता है। ये आगे चल के दीर्घोत्तरी में आएगा, जहाँ पर हम इसका चित्र देखेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे चित्र आ ही गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जो भारी घनत्व होता है और हल्का घनत्व वाला होता है, जैसे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये पूरा उसी में तैर रहा है। ठीक है, हल्का घनत्व है, और भारी घनत्व वाला नीचे दबा हुआ है। ठीक है, जैसे बर्फ का घनत्व कम होता है तो पानी में तैरता रहता है। ठीक है, बड़े बड़े जिसको नूनाटा के हिम शिखर उतार भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब भेड़शिला, बर्फ चट्टाने, ठीक है, ये सब चीज़ें इसे आप पढ़ सकते हैं पूरी तरह से अब। ठीक है, इसको चित्र भी बना देंगे। इस मत के अनुसार मैं पढ़ दे रहा हूँ। इस मत के अनुसार भूपटल हल्के पदार्थ सियाल का बना हुआ है जिसका औसत घनत्व 2.67 है तथा भूगर्भ सीमा का बना हुआ है जिसका घनत्व 3 है। इस सीमा के ऊपर भूपृष्ठ प्लावी हिम की तरह तैरता रहता है। ठीक है, जो अभी जो जिस पर हम रहते हैं वो एक नीचे लिक्विड नुमा परत के ऊपर तैर रहा है। तो मतलब इस जो मिट्टी है इसका घनत्व कम है, भूपरपटी जो है, तो हम तैर रहे हैं, मतलब समझ लीजिए पृथ्वी के एक भाग के ऊपर। ठीक है, यही है। इसके बाद हिमनद द्वारा बने निक्षेप स्थल रूपों का नाम बताइए। वैसे तो हम इतना ही नाम बता के आगे हट सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा 2 लाइन पढ़ देते हैं। हिमनद द्वारा निक्षेप 2 रूपों में होता है। प्रथम हिमनद से निक्षेप तथा द्वितीय हिम जलीय निक्षेप। ये हिमनदीय जमाव विभिन्न क्रियाओं के अंतर्गत होता है जिसमें 3 प्रक्रियाएं प्रमुख हैं। ठीक है, प्रथम अंतःपिघलन, द्वितीय आधारी ठहराव तथा तृतीय आधारी प्रवाह है। ठीक है, अब देखिए हार्ड सर्क टॉर्न हॉर्न एरीट की संरचना है, वो भी देख लीजिए, चित्र बना हुआ है। और इसमें क्या क्या संरचनाएं बनती हैं, जैसे टिल, मृदुकटक, हिमोड़, केम, ड्रमलिन, केटिल, विस्थापित खंड, हिम विवर, फरण, टिलाइट, हिमनद निक्षेप। और ये देखिए इसका चित्र भी बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद फिर आते हैं हम अपवहन तथा निक्षेपण किसे कहते हैं। अपवहन पवन द्वारा मरुस्थलीय भाग में स्थित चट्टान, चूर्ण एवं मिट्टी
को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ाकर ले जाने की क्रिया को अपवहन कहते हैं। अपवहन का अंग्रेजी पर्याय डिफ्लेशन लैटिन भाषा के डिफ्लेयर से बना हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ है उड़ाना। ठीक है, ये अपवहन है। बस इतना ही लिखेंगे। इसके बाद निक्षेपण क्या है? नदी द्वारा प्रवाहित मार्ग से अपरदित जलोढ़ को किसी स्थान पर जमा करने की क्रिया निक्षेपण कहलाती है। ठीक है, इतना ही परिभाषा इंपॉर्टेंट है, इसके आगे कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप, पूरा पैराग्राफ है। और ये पैरानास्टर झील है, हिम सोपान जिसे बोलते हैं, ये चित्र है, देख सकते हैं। और अब आते हैं ऑक्सीकरण की क्रियाविधि समझाइए। ऑक्सीडेशन एक रासायनिक अपक्रिया है जिसमें सेलों के खनिजों, लोहे या मैग्नीज के कार्बोनेट्स या सिलिकेट्स के साथ ऑक्सीजन और जल क्रिया करते हैं। जल से मिली ऑक्सीजन के सेलों पर प्रभाव से खनिजों में ऑक्साइड बन जाते हैं, जिस कारण सेलों में अपघटन होने लगता है। इस क्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं। बस इतना ही परिभाषा। जैसे लोहे की प्रधानता वाली सेलों में लौह सल्फाइड या पाइराइट के रूप में विद्यमान रहता है, जिस पर ऑक्सीडेशन के कारण जंग लगने लगता है। ये एग्जाम्पल, इतना ही पैराग्राफ पढ़ना है बस। ठीक है, आगे पढ़ना है पढ़ सकते हैं आप। अपरदन चक्र में व्यवधान पर टिप्पणी लिखे। जैसे डेविस जरूर याद रखनी चाहिए। डेविस की अपरदन चक्र की संकल्पना के अनुसार उत्थित स्थलखंड में तरुण प्रौढ़ एवं जीर्ण अवस्थाओं से होकर प्रगामी क्रमिक परिवर्तन होता है तथा अंततः उत्थित स्थलखंड अपरदित होकर आकृतिविहीन मैदान, संप्राय मैदान, पेनिप्लेन में परिवर्तित होता जाता है। इस तरह का आदर्श अपरदन चक्र अपनी तीनों अवस्थाओं से होकर तभी पूर्ण हो सकता है जबकि स्थलखंड दीर्घकाल तक स्थिर दशा में रहे, परंतु यह संभव नहीं हो पाता है क्योंकि पृथ्वी अत्यंत स्थिर है, अतः अपरदन चक्र में व्यवधान होता रहता है। ठीक है, ये अपरदन चक्र व्यवधान हो गया। बस इतना ही टिप्पणी लिखनी है और ज़्यादा नहीं। और आगे पूरा पैराग्राफ पढ़ लेंगे आप। और ये चित्र देख लीजिए। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आएगा लेकिन ठीक, पूरा पैराग्राफ पढ़ना है आपको। देखिए, ज्वालामुखी क्रिया एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा व्यवधान हेडिंग है, इसको जरूर पढ़ना। किसी भी प्रदेश में अपरदन चक्र की ज्वालामुखी उद्गार तथा जलवायु में अचानक परिवर्तन के कारण अस्थायी व्यवधान के कारण समाप्ति हो जाती है। ज्वालामुखी उद्गार के कारण वे साल्ट लावा का सतह पर उद्दोलन होता है, जिस कारण उसका विस्तृत सतह पर विस्तार हो जाता है, या मोटी लावा की चादर उच्छावच या धरातली अफवाह को ढक लेती है, जिस कारण क्रियाशील अपरदन चक्र में अस्थायी व्यवधान हो जाता है। ठीक है, जैसे किसी कोई तल है, उस पर अपरदन हो रहा है। ठीक है, अब उस पर लावा आगे बढ़ गया, वो जम गया, व्यवधान नहीं हो गया। अब देखिए, इसको भी पढ़ लेंगे आप। ठीक है, आधार तल में परिवर्तन के द्वारा व्यवधान, जैसे सागर तल के संदर्भ में अपरदन के आधार तल में किसी तरह से परिवर्तन होने पर अपरदन चक्र में व्यवधान हो जाता है या नया अपरदन चक्र प्रारंभ हो जाता है। आधार तल में परिवर्तन दो तरह का होता है, धनात्मक परिवर्तन तथा ऋणात्मक परिवर्तन। सागर तल में परिवर्तन के कारण अपरदन के आधार तल में होने वाला परिवर्तन व्यापक होता है। स्थलखंड में अवतलन होने से आधार तल में धनात्मक, स्थलखंड के में उत्थान के कारण ऋणात्मक परिवर्तन होता है। आधार तल में धनात्मक परिवर्तन के कारण अपरदन चक्र की अवधि बढ़ जाती है। ऋणात्मक परिवर्तन होने से अपरदन क्रिया तेज हो जाती है। ठीक है, ये अपरदन चक्र में व्यवधान था, पढ़ लेंगे आप। इसके बाद सामूहिक संचलन। सामूहिक संचलन क्या है? सामूहिक संचलन की प्रकृति का वर्णन कीजिए। सामूहिक संचलन अपक्षय की विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानों के विघटन एवं वियोजन द्वारा उत्पन्न विखंडित शैलीय पदार्थों के मग्न चट्टान चूर्ण या शैल अपशिष्ट कहते हैं। इन शैल अपशिष्टों के ढालों के सहारे सामूहिक रूप से निचले ढाल की ओर की संचलन की प्रक्रिया के अंतर्गत द्रव्यमान के सामूहिक संचलन की परिभाषा तथा अर्थ, उनके वर्गीकरण तथा प्रकृति एवं उनके भूआकृतिक महत्व का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। सामूहिक संचलन की प्रकृति देखिए, भौतिक, रासायनिक, प्राणी वर्गीय एवं जैव रासायनिक अपक्षय द्वारा विघटित एवं विखंडित शैल पदार्थों के शैल अपशिष्ट कहते हैं। सामान्यतः शैल अपशिष्टों के पहाड़ी ढाल के सारे सामूहिक रूप से गतिशील प्रक्रिया को द्रव्यमान संचलन कहते हैं। यही है सामूहिक संचलन। ठीक है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट, बाकी आप पढ़ लेंगे पूरा पैराग्राफ। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल है। सामूहिक संचलन में मात्र गुरुत्व बल का ही हाथ रहता है। ठीक, गुरुत्वाकर्षण ही बल काम करता है। किसी परिवहन के कार्य जैसे हवा, बाताजल, गतिशील हिम या पिघला लावा की कोई भूमिका नहीं होती है, परंतु जल का प्राकांतर से हाथ अवश्य रहता है। उदाहरण के लिए स्थिर जल चिकनाई के कार्य करता है। पढ़ लेंगे आप, इसको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, पदार्थों को एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान में संचलन हो जाता है, जाने लगते हैं, तो वही है सामूहिक संचलन। इसे भी पढ़ लेंगे पूरा पैराग्राफ। जैसे इसमें देखो, भग्नाश
सामूहिक संचलन के समय पहाड़ी की पदास्थल में जमा होने वाले मलबा को भग्नावशेष राशि या टॉलस कहते हैं। बड़े बड़े बोल्डर के शंक्वाकार निक्षेप को टॉलस शंकु कहते हैं। सामूहिक संचलन को सामूहिक स्थानांतरण या द्रव्यमान स्थानांतरण कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। देखिए यू आकार की घाटी से क्या आप समझते हैं, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब ज़्यादा आते हैं। पर्वतीय भागों में घाटी हिमनद ऐसी घाटियों से होकर प्रवाहित होती है जिसके किनारे खाल खड़े ढाल वाले होते हैं तथा तली सपाट एवं चौरस होती है। हिमनद की ये घाटियां अंग्रेजी के यू अक्षर से मिलती हैं, अतः इन्हें यूकार की घाटी कहा जाता है, ठीक है। पर्वतीय उच्च भागों में हिमनद अपनी कोई नवीन घाटी का निर्माण नहीं करता है, अपितु इससे पहले ही नदियों द्वारा निर्मित घाटियों को परिवर्तित एवं संशोधित करता है। हिमनद के अपघर्षण तथा उत्पादन की क्रियाओं द्वारा ये घाटियाँ जिनसे होकर हिमनद प्रवाहित होता है कटकर चौड़ी होती हैं तथा उनके किनारे लंबवत होते जाते हैं। घाटी की तली सपाट तथा चौरस होती जाती है। इस प्रकार यू आकार की घाटियों को लंबवत किनारे अवतल ढाल वाले होते हैं। ये चित्र भी बना देंगे, ठीक है, हो गया है काम। वलन के प्रकार देखिए, वलन के कई प्रकार होते हैं। वलन मतलब कि फोल्ड। वलन का स्वभाव कई बातों पर आधारित होता है। यदि चट्टान अधिक लचीली या कोमल होती है तो वलन अधिक होता है, परंतु जैसे हिमालय जो है वलित पर्वत है, ठीक है। यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का जब टकराव होता है, ठीक है, इंडियन प्लेट या यूरेशियन प्लेट है, तो बीच में तो अपनी प्लेट भारी है और यूरेशियन प्लेट जो है थोड़ी कमजोर है समझ लो, तो फोल्ड हो जाती है, परंतु इंडियन प्लेट नीचे धंस जाती है। परंतु इसके विपरीत स्थित होने पर वलन साधारण होता है। इसी तरह संपीड़न की भिन्नता के कारण भी वलन में पर्याप्त अंतर होते हैं। सामान्य वलन दोनों दोनों भुजाओं के झुकाव बराबर होते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि एक वलन की दो भुजाओं के झुकाव अलग अलग होते हैं। इसी आधार पर वलन में पर्याप्त भेद होते हैं। जैसे सम्मित वलन, साधारण प्रकार के वलन को सम्मित वलन कहते हैं, जैसा कि बस सम्मित वलन, बस साधारण पर। असम्मित वलन इस तरह के वलन की दोनों भुजाओं में असमानता होती है, ठीक है, यह सम्मित वलन हो जाता है। पढ़ लेंगे आप इसको। अब इसके बाद फिर आते हैं, काफ़ी ज़्यादा वलन है तो आप इसको हेडिंग लिख कर भी आगे बढ़ सकते हैं, हालांकि मैं बोल दे रहा हूँ हेडिंग सारी, ठीक है। जैसे एक दिग्नत वलन, इसको आप पढ़ लेंगे। समनत वलन, ठीक है, ये आराम से पढ़ेंगे आप। इसके बाद परवलित शयान वलन, फिर प्रतिवलन, फिर अवनमन वलन, ये सब चीज़ें आप इसको पढ़ के जाएंगे, ठीक है। और हेडिंग बता ही दे रहा हूँ, हो सकता है याद भी हो जाए। इसके बाद देखिए पंखा वलन ज़्यादा अच्छा होगा। खुला वलन, बंद वलन, ये सब तो वैसे ही याद हो गया, ठीक है, इनके बारे में भी पढ़ लेंगे आप। ग्रीवाखंड या नापे बंद वलन में आते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरे पेज में चलते हैं। देखिए इस पेज में ये सारी चीज़ें हैं और पार्श्विक अपर्दन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पार्श्विक अपर्दन, बगल से अपर्दन जो होता है, जैसे गिलबर्ट महोदय, ठीक है, गिलबर्ट महोदय ने सबसे पहले पेडिमेंट के निर्माण में पार्श्विक अपर्दन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया। बाद में चलकर पेज, बर्की, बेरिस, मेरिस, ब्लैक बेल्डर भी आते हैं क्या, डगलस, जॉनसन आदि ने भी सिद्धांत को स्वीकृत प्रदान की। जॉनसन ने बताया कि रेगिस्तानी भागों में पर्वतीय ढालों पर सरिताओं द्वारा पार्श्विक अपर्दन द्वारा पेडिमेंट का निर्माण होता है। पर्वत के चारों ओर पर्वत एवं बेसिन के मध्य 3 मंडल होते हैं, जैसे आंतरिक मंडल, बाह्य मंडल, मध्यवर्ती मंडल, ठीक है। ये जैसे नदी बह रही है, ठीक है, तो तटीय तटों की मिट्टी को काटती रहती है ना, तो वही पार्श्विक अपर्दन होता है। ये पर्वतों में भी होता है वही चीज़। पर्वतों पर नदियाँ छोटी छोटी बहती हैं तो धीरे धीरे पर्वतों के पत्थरों को भी काटते हुए ना एकदम, तभी तो गंगा के किनारे खूब सारे रेत पाई जाती है, वही सब चल के आता है बह के। अपर्दन का ही प्रकार है, ठीक है, मध्यवर्ती अपर्दन। अब देखिए ये पढ़ लेंगे आप, वार्षिक अपर्दन के सिद्धांत को। महादेश जनक संचलन क्या है, अब ये पढ़ेंगे हम, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महादेश जनक शब्द ग्रीक भाषा के एपीरो शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है भूमि, मुख्य भूमि अथवा महाद्वीप। जेनेटिक शब्द जेनेसिस से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है उत्पत्ति, अर्थात महाद्वीपों की उत्पत्ति। अवतरण तथा उत्थान से संबंधित बल को महादेश जनक बल कहते हैं। जी के गिलबर्ट ने महाद्वीपों के निर्माण की प्रक्रिया को महादेश जनक बल की महादेश जनक क्रिया सम्मिलित प्रभाव को पटल पर निरूपण बताया है। एच हाउलिंग ने भूपटल पर वलनकारी प्रभावों को इस श्रेणी में सम्मिलित किया है जिन्हें सूक्ष्म स्तर पर अनुभव करना कठिन कार्य है। अतः स्पष्ट है कि किसी भी विस्तृत क्षेत्र में तनाव एवं संपीड़न द्वारा चट्टानों के मुड़े अथवा टूटे बिना उत्थान एवं अवतरण हो तो उसे महाद्वीपीय रचना संबंधी बल कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद नहीं कि महादेश जनक बल जो है अतिलवित्री में पूछ लेगा। और रासायनिक अपक्षय से क्या कहते हैं, वही जो है रसायनों के द्वारा
ठीक है। पदार्थों का अपने स्थान पर ही टूट फूट कर गिरना रासायनिक अपक्षय कहलाता है। ठीक है। जिसमें केमिकल जैसे होता है ना रासायनिक अपक्षय, बस इसको इतना ही जानो। जैसे ऑक्सीडेशन की क्रिया इसी रासायनिक अपक्षय में होती है। बाकी आप पढ़ सकते हैं इसमें पीएच का मान भी इम्पोर्टेंट होता है, अम्लीय होता है तो ज़्यादा अपक्षय होता है। ठीक है। पूरा पैराग्राफ पढ़ लेंगे आप, समझ में आ गया होगा। और शैल संरचना यानी पहाड़ों की संरचना है, चट्टानों की संरचना शैल जिसको बोलते हैं, तथा स्थलाकृत अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारक हैं स्पष्ट की। जैसे स्थलाकृति शैलों की संरचना के अनुसार ही अपक्षय की क्रिया प्रभावी होती है। शैल संरचना में शैल का खनिज संगठन, संधियां, संस्तर तल, भ्रंशन तथा रिक्तिका सम्मिलित होती है। संधियुक्त कोमल शैल का अपक्षय शीघ्र होता है। संस्तर संगठन की दृष्टि से ऊर्ध्वाधर स्थल स्तर वाली शैलों में तापमान, तुषार, जल तथा पवन का शीघ्र प्रभाव होने से अपक्षय अधिक होता है, जबकि जबकि क्षैतिज संस्तरों वाली शैलों में अपक्षय कम प्रभावी रहता है। स्थलाकृति दशाएं शैलों के खुलेपन या अनावरण, वर्षा की प्रकृति तथा मात्रा, तापमान तथा अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पति के प्रकार एवं मात्रा को प्रभावित करती हैं, जिनका अपक्षय पर प्रभाव पड़ता है। स्थलाकृत दशाओं में ढाल का प्रमुख स्थान है। ढाल भौतिक अपक्षय के उपरांत उत्पन्न शैलों के मलबे के सरकने को नियंत्रित करता है। तीव्र ढालू भूमि पर विघटन अधिक होता है, क्योंकि अपक्षयित पदार्थ की तीव्रता से नीचे की ओर स्थानांतरित होने पर अपक्षय को गति मिलती है, जबकि ढाल कम होने पर शैल संगठन आसानी से विघटित नहीं हो पाता है। ठीक है, ये था। ये है नेक्स्ट पेज में देखिए अपक्षय की बात है। अपक्षय का मतलब जो पदार्थ हैं टूट फूट कर अपने ही स्थान पर गिरना। ठीक है। अपक्षय पर टिप्पणी लिखिए। देखिए जैसे जो भी बताया मैंने कि पदार्थों का अपने स्थान पर ही टूट फूट कर गिरना, ठीक है, चाहे किसी भी बल के कारण हो, चाहे रासायनिक अपक्षय ज़्यादातर यही होता है, उसी स्थान पर गिरता है। ठीक है। तो उसे अपक्षय कहते हैं। ठीक है। जैसे अपक्षय में क्या होता है कि पदार्थ की गति एवं जल की मात्रा के आधार पर बृहद क्षरण को 3 वर्गों में बांटे, जैसे मंद वाह या स्थानांतरण, या तीव्र वाह तथा अति तीव्र वाह। ठीक है। इस पर ऐसे आप बोल सकते हैं। इसको पैराग्राफ पढ़ लें, क्योंकि अपक्षय के बारे में कई बार बता चुका हूँ, तो आपको याद हो जाना चाहिए। और इसके मंदवाह, तीव्रवाह और अति तीव्रवाह के बारे में पढ़ लेंगे आप। इस पैराग्राफ के आपके सामने है, एक रीडिंग कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा सब। बस इतना रहना चाहिए। अपने स्थानों पर ही टूट फूट कर गिरने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपक्षय। अपरदन क्या कहते हैं? पदार्थों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है। अब जलवायु अपक्षय को किस प्रकार नियंत्रित करती है? अपक्षय के कारकों को स्पष्ट कीजिए। देखिए, जलवायु अपक्षय की प्रकृति एवं दर को प्रभावित करने वाले जलवायु कारकों में तापमान और आर्द्रता प्रमुख है। ठीक है। तापमान ज़्यादा रहता है, गर्म रहती है तो ज़्यादा अपक्षय होता है, आर्द्रता रहती है तो और होता है, ये भी सब होता रहता है। ठीक। चलो ऐसी बात कर रहा था। अपक्षय की प्रकृति जलवायु के अनुसार ही निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रदेशों में जल एवं तापमान की पर्याप्त मात्रा के कारण रासायनिक अपक्षय की प्रधानता। यहाँ उच्च वर्षा के कारण लवणों की निक्षालन मृदा के ऊपरी स्तर से पदार्थों का जल द्वारा घोलीकरण क्रिया से निचले स्तर में जाकर जमा होने को निक्षालन कहते हैं। इसमें ऊपरी स्तर से घुलकर जाने को अपवहन तथा निचले स्तर में निक्षेप को विनिक्षेपण सपोहन कहते हैं। ठीक है। अपक्षय के कारक क्या हैं? ये सब छोड़िए, इसे आप पढ़ लेंगे आप। अपक्षय का कारक क्या है? भौतिक कारण, रासायनिक कारण, जैविक कारण, यही होगा, आखिर वही है। देख, ये अति लघुत्तरी में मैंने पढ़ाया था। भौतिक कारक में क्या है? जैसे तापमान हो गया, वायु हो गया। रासायनिक में जैसे हो गया कार्ब ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, अपघटन। ठीक है। और जैविक कारक में जैसे मानव द्वारा, जीव जंतु द्वारा। ठीक है, यही सब है, इसको पढ़ लेंगे आप। इसके बाद है नवोन्मेष के कारणों का वर्णन कीजिए। जैसे नवोन्मेष क्या है? पुनर्यौवन के कारण। जलीय प्रक्रमों के अपरदन के आधार तल में ऋणात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप त्वरित गति से वृद्धि को नवोन्मेष या पुनर्यौवन कहते हैं। नवोन्मेष के कारण नदियां अपनी घाटों को निम्नवर्ती अपरदन द्वारा पुनः गहरा करने लगती हैं। ठीक है।
अपरदन जो नदियाँ होती है वो अपने तल को और गहरा करने लगती है, यही है नवन। नवन में इसकी स्थिति में अपरदन चक्र की अवधि बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए जलीय अपरदन चक्र अपनी अंतिम अवस्था अर्थात जीर्णावस्था में पहुंच चुका है तथा मंद जलधारा प्रवणता, मंद सरिता प्रवाह तथा उथली एवं चौड़ी जलोढ़ घाटियों का विकास हो गया है। ये जीर्णावस्था के लक्षण है, तो उनमें नवोन्मेष के कारण व्यवधान हो जाएगा तथा नदियां पुनः लंबवत अपरदन द्वारा अपनी घाटी को गहरा करना प्रारंभ कर देती हैं और इस तरह अपरदन चक्र पुनः तरुणावस्था में पहुंच जाता है, जिस कारण जल धारा प्रवणता तेज हो जाती है। जीर्णावस्था वाली चौड़ी घाटी के अंदर तंग, सकरी एवं गहरी घाटी का निर्माण होता है। नवोन्मेष को 3 प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ये है इस पेज में, ठीक है। अब इसी में लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा समाप्त भी हो जाएगा नवोन्मेष। देखिए, गतिक नवोन्मेष जैसे स्थल खंड में उत्थान, स्थल भाग में झुकाव, सरिताओं का निकास, ठीक है, जिस झील से नदी निकलती है उसका नीचा होना। सुस्थैतिक क्या है? सुस्थैतिक नवोन्मेष क्या है? सागर तल में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। हिमानीकरण के कारण सागर तल में गिरावट के कारण। इसके बाद स्थैतिक नवोन्मेष क्या है? जब नदियों के अवसाद भार में कमी, जल वर्षा या हिम द्रवित जल में वृद्धि के कारण सरिता के जल में आयतन में जल विसर्जन में वृद्धि, सरिता अपहरण के कारण मुख्य सरिता के जल के आयतन में वृद्धि। नवोन्मेष के कारण क्या होते हैं अभी आप पढ़ चुके हैं पिछले पैराग्राफ में, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर पढ़ना चाहें तो ये आपके लिए पूरा पैराग्राफ उपलब्ध है, आप पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे कोई काम दोबारा चालू हो जाना, ठीक है, तो इसे नवोन्मेष हो जाता है। वैसे पर्वत पठार नदियां हैं, सब धीरे धीरे बहती रहती हैं, उसमें जितने गड्ढे बने रहते हैं, अगर उन गड्ढों का और गहरा होना शुरू हो जाए दोबारा, तो नवोन्मेष हो गया, ठीक है। यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी और गहरी होती जाती है, तो जैसे गार्ज पहले बनता है फिर कैनियन बन जाता है, यही चलता रहता है। तो अब ये पैराग्राफ भी पढ़ लेंगे, तो ये इसके साथ हमारा ये लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होता है। अब आते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। देखिए, होम्स के संवहन तरंग सिद्धांत पर्वत निर्माण का वर्णन कीजिए। देखिए, ने अपने संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन 1928 से 29 में भूपटल की आकृतियों की उत्पत्ति की समस्या के निराकरण के लिए किया। इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 2 मंडलों में विभक्त किया है। ऊपरी मंडल को क्रस्ट तथा निचले मंडल को अधः स्तर नाम दिया, ठीक है, जिसको सियाल और सीमा कहते हैं। क्रस्ट की संरचना सियाल तथा अधः स्तर की संरचना सीमा से हुई है, ठीक है। क्रस्ट की संरचना सियाल बोलते हैं और अधः की जो इसके नीचे है उसे सीमा बोलते हैं। सियाल महासागरों के नीचे नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसका कोई मतलब ही नहीं है, बस ये पैराग्राफ पढ़ लेंगे, बस इतना ही है। और जो क्या कहते हैं, जो लिक्विड नुमा जो परत है हमारे इस जो भूप्रपट्टी के नीचे जो परत है जो लिक्विड नुमा है, उसमें जैसे पानी में एक अद्धा मारते हैं या फिर ढिल्ला मारते हैं, जो भी कंकड़ पत्थर मारते हैं, तो एक वेव उत्पन्न होती है ना, जिसे संवहन तरंग बोलते हैं, गोला गोला सा। वैसे उस जब लिक्विड नुमा है तो उसमें कोई हलचल होगी तो एक वेव निकलती है, उसे संवहन तरंग कहते हैं, ठीक है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है पदार्थों को घुमाती रहती है, ठीक है, तो उसे संवहन बोलते हैं, वही है होम्स के तरंग संवहन सिद्धांत। आगे देखते हैं जो है इसमें देखते हैं, ठीक है। इस पेज में यही है, ये चित्र अब बना सकते हैं, ठीक है। इस पेज को मैंने थ्योरी बता दी है, आप इसको चित्र भी देख लेंगे और इसके अनुसार पढ़ लेंगे, ठीक है। एरो कहाँ से लगा है, कहाँ जा रहा है, ये सब देख सकते हैं आप। इसके नीचे अब चलते हैं, ये है पैराग्राफ, पैराग्राफ पढ़ लेंगे इसको भी। और फिर ये चित्र बनाना जो जरूरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये चित्र बना देंगे, कैसे पर्वत का निर्माण हो जाता है, इससे वही प्रक्रिया है। प्रथम अवस्था में भूसन्नति है, दूसरी अवस्था में वलन होता है, फिर तृतीय अवस्था में पर्वत बन जाता है, जैसे हिमालय, ठीक है। होम्स का तरंग संवहन में वलित पर्वत आता है, जैसे हिमालय, ये याद रहे, तो आपका क्वेश्चन बढ़िया से लिख लेंगे और बढ़िया नंबर मिलेगा। और ये इसके प्रथम अवस्था जो है इसकी पढ़ लेंगे, ठीक है। और फिर काफ़ी बड़े क्वेश्चन है, इस पेज में इतना है, अभी ख़त्म ही नहीं हुआ क्वेश्चन है, अच्छा इसमें ख़त्म हो जाएगा, ठीक। ये द्वितीय अवस्था तृतीय अवस्था भी पढ़ लेंगे इसकी, ठीक है।
फिर इसके नीचे भी पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके नीचे भी पढ़ लेंगे। पॉज करके पढ़ लेंगे। इसके बाद फिर ये पढ़ लेंगे इसके ऊपर का। इसके बाद भू संचलन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। जैसे भू संचलन, ठीक है। भू भू संचलन होता क्या है, ये भी अगर इसमें परिभाषा तो दी नहीं गई ये लगता है, लेकिन भू संचलन मतलब क्या, किस प्रकार होती है। दो परिवर्तन दो तरह के होते हैं, जैसे दीर्घकालिक या आकस्मिक या अल्पकालिक। दीर्घकालिक परिवर्तन इतनी मंद गति से होता है कि मानव को उसका आभास ही नहीं हो पाता है, जैसे पर्वतों का निर्माण। ठीक है, संचलन होता है एक स्थान पे, चाहे फोल्ड होके वहीं पे उड़ जाना है या फिर दूर दूर चले जाना है, संचलन है। ठीक है, और जैसे पर्वतों का निर्माण है बहुत धीमी प्रक्रिया से हो रहा है, हिमालय की ऊंचाई धीरे धीरे अभी बढ़ ही रही है, वही है। दीर्घकालिक आकस्मिक क्या होता है, जैसे अंतर्जात बल। अंतर्जात बल मतलब क्या है, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप। अब ऐसे बात है तो कहीं जो बड़ा सा गड्ढा बन जाता है, भूमि स्खलन, पूरा पहाड़ी ढह जाता है। ठीक है, ज्वालामुखी के कारण पूरा सतह का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये सब है आकस्मिक। इसको आप पढ़ लेंगे, थ्योरी आप सुन लेंगे तो आप पढ़ने में आसानी हो जाएगी। अब इसके आगे चलते हैं। इस पेज में क्या है, वही सब चीज़ें हैं जो पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए, जैसे पटल विरूपणी संचलन है, फिर महादेशीय संचलन है। ये सब पढ़ लेंगे क्योंकि ये अति लघुत्तरी में भी पूछ लेता है, लघुत्तरी में भी पूछ लेता है। बोल लेगा पटल विरूपणी संचलन का बताइए तो ये आप पढ़ लेंगे। ठीक है, और महादेशीय संचलन क्या होगा ये भी पढ़ लेंगे। इसके बाद फिर आ जाता है ऊपरमुखी या अधोमुखी अधोमुखी संचलन, ये भी आप पढ़ लेंगे। निमज्जन अधोमुखी में। इसके बाद पर्वतीय संचलन, फिर भूपटल या बंकन या मुड़ाव, इसको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, सॉरी, डकार आ गई। पर्वतीय संचलन में जैसे वो रोज, ठीक है, यह पढ़ लेंगे। इसके बाद फिर आता है, यहाँ से पूरा पढ़ लेंगे, भूपटल विभंग। पेज को पॉज करेंगे और तुरंत रोक पढ़ लेंगे इसको, तो एक रीडिंग तुरंत मारेंगे। इसके बाद आ जाता है अपक्षय को परिभाषित कीजिए, कितनी बार पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अपक्षय के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। आप इसको अपने यहाँ से पढ़ना है, फटाफट रीडिंग करिए इसको। ठीक है, आर्थर होम्स के अनुसार, बी स्पार्क से मतानुसार। इसके बाद जैसे अपक्षय विघटन हुआ, ठीक, अपक्षय का टूटना, विखंडन, विघटन। ठीक है, नेक्स्ट पेज में क्या है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए विघटन और अपघटन। ठीक है, इसको पढ़ लेंगे आप। और अपक्षय के प्रकार में देख लेते हैं क्या क्या है। अपक्षय के प्रकार में देखेंगे, ये सब भौतिक कारक है, रासायनिक कारक है, जैविक कारक है, सब बता चुके हैं, वही सब चीजें हैं। अपक्षय के कारक ये हैं, पेज को पॉज करेंगे और पढ़ लेंगे फट से। और इसके नीचे भी देख लेते हैं, ये चीजें हैं, भौतिक यांत्रिक अपक्षय सबका बृहद विस्तार है, सब पढ़ लेंगे आप। इसके बाद ये पैराग्राफ पढ़ेंगे आप, तुषार अपक्षय, दाब मुक्ति। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे आप, पेज को पॉज करके पढ़ लेंगे। फिर ये पूरा पढ़ लेंगे, दाब मुक्ति, जलयोजन, जैविक क्रियाएं, लवण अपक्षय, सबके बारे में दिया हुआ है। एक बार वीडियो को पॉज करके इसको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखें क्या है।
वो भौतिक अपक्षय था, अब ये रासायनिक अपक्षय। पहले भौतिक अपक्षय में ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करें, तुरंत इसको पढ़ें, और इसके बाद फिर आ जाता है रासायनिक अपक्षय, उसको भी देखते हैं। ये रासायनिक अपक्षय है, इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, रासायनिक अपक्षय को वीडियो को पॉज करके तुरंत पढ़ें, इसके आगे का पैराग्राफ फिर आगे बढ़ाएंगे हम। ठीक है, फिर ये पैराग्राफ है, ये भी कंप्लीट कीजिए। और ये पैराग्राफ है, इसे प्राणी वर्गीय अपक्षय जो हमने अतिलिप्ति में पढ़ाया था, सब वही सब चीज़ें हैं, इसको भी पढ़ लेंगे अब। ठीक है, इसके बाद वायु द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। इसे भी देख लेते हैं क्या है। वायु द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूप, जैसे वो लोयस, ठीक है, स्तूप, वही सब है, इसको भी पढ़ लेंगे अब। अपवाहन, बेसिन या वात गर्त, ठीक है, ये वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृति। इसको एक रीडिंग करें, पेज को रोक, वीडियो को पॉज करके, और फिर नेक्स्ट पेज पे आगे का पैराग्राफ ओपन करते हैं। जैसे इंसेल वर्ग, ये चित्र भी बना सकते हैं, इसको भी पढ़ लेंगे। रेगिस्तानी सतह से ऊंचे ऊंचे टीले इस तरह लगते हैं मानो सागर स्थित द्वीप है। ठीक है, जैसे सागर में द्वीप स्थित है ना, वैसे रेगिस्तान में बड़े बड़े जो ऊंचे टीले बने होते हैं, वैसे दिखता है। पीले पीले पानी में काला काला पहाड़, वैसे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पेज में क्या है देखते हैं। ये सब वायु द्वारा निर्मित जो स्थलाकृति बनती हैं वही। अब एक एक स्थल को ओपन करेंगे। ये पहले देखिए इंसेलबर को, इंसेलबर के बारे में पढ़ेंगे आप। फिर छत्रक शिला के बारे में पढ़ें। मशरूम, मशरूम पर्वत जिसे बोलते हैं, छत्रक शिला में आते हैं। फिर आप भू स्तंभ पढ़ेंगे, सबका चित्र दिया है। ठीक है, सबके बारे में तुरंत समझ में आ जाएगा पढ़ने के बाद। अब दूसरे पेज पे चलते हैं। ये देखिए जीवजन, ठीक है, जीवजन का कैसे निर्माण होता है ये भी देख लेंगे आप। जीवजन, फिर आ जाता है, जीवजन के बारे में पूरा पढ़ेंगे पहले यहाँ से। ठीक है, ये भी पैराग्राफ कंप्लीट कीजिए, वीडियो को पॉज करिए और तुरंत पढ़िए इसको। फिर यारोडंग, यारोडंग के बारे में पढ़ लेंगे, और रफली एक चित्र ड्रॉ कर देंगे पेपर में। ठीक है, जब एग्जाम देंगे तो, मतलब तुरंत। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या है आगे। अभी आंसर बड़ा लंबा है। ठीक है, ये है ड्राई कांटर, जालक या जालीदार शिला, ये भी पढ़ लेंगे आप। ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है आपको। अब चलते हैं आगे। पुल तथा खिड़की, ये भी एक संरचना बनती है, ये भी पढ़ लेंगे आप। इसके बाद हिमानीकृत क्षेत्रों में भू आकृत प्रक्रमों की क्रियाविधि एवं व्युत्पन्न भौम्याकृत की विवेचना। देखिए कितना घुमा फिरा के दिया है। हालांकि हिमानी द्वारा, जैसे पर्वत, जैसे बर्फीले पहाड़ है ना, जब बर्फ जम जाने से कौन कौन सी संरचना निर्माण होती है, वही मतलब है। अपरदनात्मक स्वरूप कौन कौन, जैसे हिम गह्वर बनता है, स्तर्क, टॉर्न, ये सब चीजें बनती है ना, ये सब पढ़ लीजिए आप। जैसे कुर्सी जैसी आकृति होती है हिम गह्वर में। ठीक है, ये देखिए, इसको पढ़ लेंगे आप। अब नेक्स्ट संरचना पे चलते हैं। टॉर्न या सर्ग झील, ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ें आप। ये देखिए चित्र भी बना हुआ है सबका। आगे के पैराग्राफ पे चलते हैं। युवाकर की घाटी से लेकर के हिमानी द्रोणी, हिमानी सोपान, सब
इसकी संरचना पहले भी देख चुके हैं, इसमें भी आप अच्छे से पढ़ लें, ठीक है? एक बार रीडिंग करें। ठीक है, चलते हैं आगे पेज में। आगे पेज में क्या है, ये सब चीज़ें हैं, अभी है उसमें। और ये देखिए, ये पूरा पैराग्राफ पढ़िए। इसमें झील माला या पेटरनॉस्टर झीलें बनती हैं, इस बार रुंडित स्कंद बनते हैं, फिर रिबन झील बनती है, ठीक है? हिम भू आकृति, यही सब है ना, फिर पढ़ लेंगे इसको। अब आगे चलते हैं, आगे आगे वाला प्रश्न क्या कहता है, समान अपर्दन चक्र की संकल्पना का विस्तृत विवेचन कीजिए। देखिए, अपर्दन चक्र एक पदार्थों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर नदियों द्वारा, पानी द्वारा, ठीक है, हिमानियों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे हिमानों में तूफान पहाड़ों, बर्फीले पहाड़ों में तूफान आता है, रेगिस्तानों में आता है, सब ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर संरचनाओं को उठा के लेके चले जाते हैं, तो वही अपर्दन। इसको आप पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थ्योरी आप पढ़ चुके हैं। डेविस इसमें मेन लेखक हैं, इसको पढ़ लेंगे। डेविस ने आधार तल कहा है, पता नहीं क्या, पढ़ लेंगे आप इसको। और अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। युवावस्था, अपर्दन में युवावस्था और प्रौढ़ावस्था, ठीक है, ये सब चीज़ें। जैसे हिमालय से नदियाँ निकल रही हैं तो युवावस्था है, ठीक है। वहाँ से पर्वत पठार सब कट कट के धीरे धीरे इधर आ रहे हैं, इधर आके यहाँ पर आकर प्रौढ़ावस्था में आ जाती हैं। जो हमारी गंगा नदी है, प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हो रही है, कम अपर्दन हो रहा है। इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद फिर आते हैं, ये पूरा प्रौढ़ावस्था वाला, वृद्धावस्था, ये भी पढ़ लेंगे। और दूर जाएंगे तो सिर्फ फिर वृद्धावस्था आ जाती है, जहाँ नदियाँ समाप्त हो जाती हैं, मतलब। ठीक है, इसको पढ़ लेंगे। फिर प्रश्न नंबर 7, भू आकृति विज्ञान की परिभाषा दीजिए, इसकी प्रकृति एवं विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। भू आकृति विज्ञान, जिसमें भू धरा पर या फिर पृथ्वी पर बनी हुई सभी आकृतियों का अध्ययन किया जाता है, भू आकृति विज्ञान की हो जाता है, ठीक है। जिसे जियोमॉर्फोलॉजी, इसकी अध्ययन की शाखा की जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं, ठीक है, पढ़ ही देते हैं। भू आकृति विज्ञान स्थल रूपों का विज्ञान है, जिसमें मुख्यतः भूपटल की संरचना पर प्रकाश डाला जाता है। भू आकृति विज्ञान अंग्रेजी भाषा के जियोमॉर्फोलॉजी शब्द का पर्याय है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों जियोमॉर्फी और लोगोस से मिलकर हुई, जिसका अर्थ क्रमशः जियो अर्थ पृथ्वी है, मॉर्फी शेप और फॉर्म है, रूप है, लोगोस का मतलब विस्तार से वर्णन होता है, ठीक है, अर्थात पृथ्वी के आकार या स्वरूप का वर्णन ही भू आकृति विज्ञान है, बस इतना ही मतलब। वार्सेस्टर महोदय के अनुसार आप पढ़ लेंगे। मोंक हाउस के अनुसार पढ़ लेंगे। ये सब कोडेशन है, कोड कर देंगे, ठीक है। और फिर आते हैं नेक्स्ट पेज पे, इधर देखते हैं। भू आकृति विज्ञान की प्रकृति पर बता देंगे। फिर अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इधर इसे आप पढ़ लेंगे तुरंत। भू आकृति विज्ञान, वारचेस्टर को जरूर याद रखेंगे इस प्रश्न के अनुसार। भू आकृति विज्ञान का विषय क्षेत्र, इसके भू आकृति विज्ञान का विषय क्षेत्र सभी विषयों से जो उसका संबंध होता है, भू आकृति वही है। अब देखिए, भू आकृति का विषय क्षेत्र, भू आकृति विज्ञान मुख्य रूप से भूगर्भ शास्त्र, लोबेक महोदय के अनुसार, लोबेक भी याद रहनी चाहिए। भू आकृति विज्ञान स्थल रूपों का अध्ययन का विज्ञान भूगर्भ शास्त्र की शाखा है, ठीक है, ये पढ़ लेंगे आप। इसके बाद फिर नेक्स्ट लास्ट वाला पैराग्राफ भी पढ़ लेंगे आराम से। वीडियो को पॉज करें और पढ़ें, तुरंत पढ़ें, ताकि अभी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस पेज में क्या क्या है, ये चीज़ें हैं। एक एक पैराग्राफ थोड़ा आधा आधा करके पढ़ते हैं। अब देखिए, ये सब पूरा पढ़ेंगे आप। प्रथम श्रेणी के उच्चावच जैसे होते हैं, ठीक है। सतह पर ऊर्ध्वाधर स्थलीय विषमताओं को उच्चावच की संज्ञा प्रदान कीजिए, वो अंडरलाइन में इसे देख लें। और ऊपर देखें तो बाह्य बलों में पश्चय तथा प्रदन के विभिन्न साधन, नदी, पवन, हिमानी, सागरी तरंग आदि महत्वपूर्ण है। इसी तो पर्वत, पठार, स्तूप, नदी, टीला, टिब्बा, सर्ग, टॉर्न, लेक, लोयस वोयस सब बनता है इसी से ना। यही सब है भू आकृति, नदी, पहाड़, सब भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, फिर ये पढ़ लेंगे आप। इसके बाद फिर आते हैं द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, फिर तृतीय श्रेणी के उच्चावच, ये भी पढ़ेंगे आप।
फिर आते हैं इधर, लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेंगे। इसके बाद नदी द्वारा बनी स्थलाकृतियों की विवेचना कीजिए। देखिए अब बी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, गार्ज खाड़, गार्ज, कैनियन, खड्ड, ये सब नदी द्वारा निर्मित होती हैं। ये भी पढ़ लेंगे, सब पता ही है। अपक्षय वर्णन होता है सब। इतना पढ़िए पॉज करके। इसके बाद हम आते हैं अगले पेज पर। ये गार्ज महाखड्ड, ये भी पढ़ लेंगे आप। उसके बाद कैनियन, कैनियन भी पढ़ लेंगे आप। ठीक है। इसके बाद है क्षिप्रका एवं कास्केड। इसके बाद जलप्रपात एवं कैटरेक्ट। फिर ओनमन या प्रपात कुंड, ये भी पढ़ लेंगे आप। जल गर्तिका, इस पेज को पढ़ेंगे आप। फिर इसके आगे नेक्स्ट पेज को पढ़ेंगे पूरा। संरचनात्मक सोपान, नदी विसर्ग, संप्राय मैदान। ठीक है। ये पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें क्या है देख लीजिए। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ें आप। निक्षेपात्मक स्थल स्वरूप, निक्षेप होकर क्या बनता है, जमाव से क्या बनता है, जैसे जलोढ़ शंकु बनता है, जलोढ़ पंख बनता है। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ पैराग्राफ पढ़ेंगे आप। इसके बाद हम आते हैं इधर, जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख, प्राकृतिक तटबंध, ये सब पढ़ेंगे आप। ठीक है, अब अगले पेज पे चलते हैं। बाढ़ का मैदान, डेल्टा। ठीक है, डेल्टा तो बचपन से ही जानते हैं, ये भी पढ़ लीजिए। फिर आता है भू आकृति विज्ञान के अध्ययनों की नवी अभिनव प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। अब कौन कौन सी विधि होती है इनको भी पढ़ लेंगे, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पामक्विस्ट के अनुसार, पामक्विस्ट के अनुसार। ठीक है, जैसे कोई स्थलाकृति, अब नई नई विधियां आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है ना, वही मतलब है इसका। ये पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे आप जल्दी। फिर अगले पैराग्राफ में क्या है, ये समझ लें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लेंगे, इसको जल्दी से हटाते हैं। ये पैराग्राफ पढ़ लेंगे पॉज करके। मैं आगे ले ही चल रहा हूँ अब दूसरे पैराग्राफ में। फिर ये सिस्टम, संकल्पना, ये सब पढ़ लेंगे आप अगर मन है तो। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर इस ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, जैसे निगमनात्मक विधि और आगमनात्मक विधि। ठीक है, सरल से जटिल, जटिल से सरल, यही विधि होती है ना। आगमनात्मक में क्या होती है, सरल से जटिल। निगमनात्मक में होती है जटिल, जटिल से सरल। ठीक है, निगमनात्मक में जैसे सवाल से उदाहरण बताते हैं, आगमनात्मक उदाहरण से सवाल बताते हैं। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं सवाल बताते हैं कि सूत्र, सवाल बता के सूत्र बताते हैं, निगमनात्मक। चलिए, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, आगमनात्मक विधि पढ़ लेंगे, विश्लेषणात्मक विधि पढ़ लेंगे। पॉज करके वीडियो पढ़ गए, जल्दी से पढ़ें और आगे ले चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है ये भी देख लें। चलिए, इसको पढ़ के पेज को, फिर प्लेट विवर्तनिकी की संकल्पना का विश्लेषण पर्वत निर्माण एवं महाद्वीपों के प्रवाह के संदर्भ में कीजिए। ये देख लीजिए। ठीक है, सब प्लेट सब लघु उत्तरी में हम ये पढ़ चुके हैं, प्लेट विवर्तनिकी। ठीक है, पृथ्वी के कई सारे प्लेटों से मिलकर बटी हुई है ना, तो इनका सबकी गति जो होती है, प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं उनका अध्ययन। ठीक है, ये सब संरचनाएं बनती है, जैसे कौन कौन सी प्लेटें हैं, इसे आप पढ़ लेंगे। इसके बाद फिर प्लेट विवर्तन सिद्धांत एवं पर्वत निर्माण,
नेक्स्ट महाद्वीपीय तथा महासागरीय प्लेटों का टकराव कैसे होता है, ये सब देख लेंगे आप। ठीक है, दो महाद्वीपीय प्लेटों का टकराव होने से क्या बनता है, ये भी पढ़ लेंगे आप। फिर आगे चलते हैं, इसको भी पढ़ लेंगे आप। दो महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से वलित पर्वत का निर्माण, जैसे हिमालय। ठीक है, और इधर जैसे अमेरिका में रॉकी पर्वत है, उसमें जैसे प्रशांत प्लेट सागरीय प्लेट है और अमेरिकी प्लेट, उनका टकराव हुआ तो रॉकी पर्वत का, रॉकी इंडीज, ये सब पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है, अपने भारत में पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ये सब सागर और बहुत भूगर्भिक प्लेट का टकराव हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पेज, ये भी पूरा पढ़ लेंगे, दूसरा पैराग्राफ भी। ठीक है, दो महासागरीय प्लेटों का विसरण एवं टकराव होता है तब क्या होता है, तो कटक का निर्माण होता है, नहीं तो बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हो जाता है, जैसे द्वीपों का निर्माण होता है। और अब दूसरे पेज पे चलते हैं, दूसरे पेज में ये है प्लेट टेक्टोनिक्स, इसको भी पढ़ लेंगे आप। अब पेज को फटाफट करते हैं इधर, ये पैराग्राफ पढ़ लेंगे मन करे तो। और नेक्स्ट अब आगे पैराग्राफ पढ़े चले, ये प्लेट टेक्टोनिक्स या महाद्वीपीय विस्थापन, ये भी पढ़ लेंगे हम। ये पढ़िए जल्दी से। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, ये भी पढ़ेंगे पैराग्राफ। ठीक है, वीडियो को पॉज करें, तुरंत पढ़ें। फिर आगे हैं, ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तुरंत। फिर आगे चलते हैं तुरंत। भू संतुलन का सिद्धांत के संदर्भ में एरी और फ्रॉड के विचारों की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। ठीक है, परिभ्रमण करते हुए पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों, पर्वत, पठार, मैदान एवं गहराई में स्थित क्षेत्रों, झील, समुद्र आदि में भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा को ही संतुलन की दशा कहते हैं। संतुलन संतुलन शब्द का प्रयोग अमेरिका के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता डटन 1989 में किया था। इतना ही जाने, और भी पढ़ना है पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से देख लेंगे पढ़ के हमसे। ठीक है, डटन डटन के अनुसार ऊंचे उठे भाग का घनत्व कम होगा तथा नीचे धंसे भाग का घनत्व अधिक हो, तो समझ पता है, जैसे पृथ्वी पानी का घनत्व अधिक होता है, उसमें बर्फ का कम होता है तो तैरता रहता है, उसी तरह है होम्स के अनुसार भी वही चीज़ें हैं। ठीक है, ये भी पढ़ ले, ये पैराग्राफ पूरा पढ़ेंगे आप। फिर सर जॉर्ज एरी की संकल्पना, ये चीज़ देखिए। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लेंगे और चित्र बना लेंगे। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, और ये पढ़ लेंगे। इसके बाद प्लॉट की संकल्पना है, वो भी है, वो भी, उसका भी चित्र इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ लेंगे। पहले इसको पढ़ लेंगे आप वीडियो को रोक करके, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, प्लॉट की संकल्पना। ये देखिए प्लॉट की संकल्पना। ठीक है, अधिक घनत्व वाला नीचे, कम घनत्व वाला ऊपर है, ग्राफ के अनुसार बता दे, ग्राफ के अनुसार बता दिए प्लॉट ने। ठीक है, इसका हाथ लघु में आ जाए तो ऐसे बना के, ये पैराग्राफ ऐसे ही पूरा बना के लिख सकते हैं आप। यही कि अधिक घनत्व वाला नीचे, कम घनत्व वाला ऊपर रहता है। जल और बर्फ का एग्जाम्पल याद रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अगले पेज में क्या है, वही चीज़ है, दोबारा आगे क्या, ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, वही पेज है, ये पढ़ चुके हैं आप। अब ये देखिए, एक नेक्स्ट पेज में ये है, और ये देखिए, पहले ये पैराग्राफ पढ़ेंगे आप। प्रॉट ने अपने मत में यूनिफॉर्म डेप्थ ऑफ बेयरिंग डेंसिटी का प्रतिपादन किया। ठीक है, ये देखिए, संतुलन की स्थिति प्रॉट के मत की संकल्पना है। इसे आप पढ़ लेंगे और चित्र ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद एरी तथा प्रॉट के विचारों में अंतर भी बता दिया गया, ये भी पढ़ लेंगे आप। और आपको बहुत अच्छा अच्छा चीज़ें जानने की शौक है तो ये भी देखिए, चित्र कुछ बने हैं, इसको भी देख लीजिए। पर्वत उद्गम नदी कहाँ से जाती है, फिर डेल्टा कहाँ बनाते हैं, समुद्र मोहना में ज्वार नदमुख कैसे बनता है, ये भी देखिए। एस्चुरी मतलब अगर मतलब डेल्टा बनाएगा, जलोढ़ मिट्टी वहाँ पे होगी, और ज्वार नदमुख में समुद्र से पर्वत से निकलती डायरेक्ट समुद्र में मिल जाती है, एस्चुरी बोलते हैं उसे।
ग्लेशियर की दिशा, पुच्छ, श्रृंग, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, प्लग, ये सब चीज़ें हैं। तो हमारा ये वीडियो समाप्त होता है और अब नेक्स्ट वीडियो में आखिरी थर्ड पेपर मिल जाएगा आपको, उसका भी वीडियो ऐसे ही रहेगा। दीर्घ उत्तरी आपको खुद पढ़ना पड़ेगा ज़्यादातर, अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी मैं पढ़ूंगा, उसे आप सुनेंगे आराम से, ठीक है। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप सबको लाभ होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।